गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। और आज के इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशन में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। सब लोगों का टाइम पे ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई कैन सी समीक्षा, आई कैन सी दीपाली वाल जी, नमस्कार, कैसे हैं? राजू शुक्ला जी, ऋचा, नीरज शर्मा जी और दिव्यांशु दुबे जी भी यहाँ पर हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लोग जुड़ते रहेंगे। हम अपने सेशन को हमेशा ऑन टाइम शुरू करते हैं और ठीक हमेशा की तरह एलसी के प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक 8 बजे आज हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने विजन, मिशन और उद्देश्यों को दोहरा लेते हैं। हम हैं अजय भारत प्रकल्प के सदस्य। और अजय भारत प्रकल्प जो है वो जिस मिशन के तहत काम करता है, जिन उद्देश्यों के तहत काम करता है, एक बार हम उनको दोहराते हैं। अजय भारत प्रकल्प का जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण तक। और इस उद्देश्य के अंदर हमारा ये जो विंग है जिसमें हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, युवाओं के अंदर हौसला, नया भरोसा, नया विश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं, उसका नाम है तेजस। और तेजस विंग जो है वो स्टैंड करता है टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जॉय, अवेयरनेस एंड सक्सेस। हम किसकी बात करते हैं? हम हमेशा लाइफ में उत्कृष्टताओं की बात करते हैं। एक्सीलेंस का हिंदी अनुवाद होता है उत्कृष्टता, है ना? तो हम उत्कृष्ट होने की बात करते हैं, हम जॉय की बात करते हैं, हम अवेयरनेस की बात करते हैं। अवेयरनेस किसकी? हमारे अपने पोटेंशियल की अवेयरनेस, हमारे अपने टैलेंट की अवेयरनेस, हमारे आसपास ये जो यूनिवर्स ने इतना बड़ा खजाना दिया है उस खजाने की अवेयरनेस। और कभी कभी हमारे रॉन्ग कोड्स की भी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, तो उसकी भी हम बात करते हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए राइट कोड्स क्या हो सकते हैं, राइट कोड के क्या तरीके होंगे, हम उनकी भी बात करते हैं। और इन सब के थ्रू हमारा मिशन क्या है कि हम सक्सेसफुल बने। किन फील्ड्स में सक्सेसफुल बने? हम जिन फील्ड्स में भी जाना चाहें उन सारी फील्ड्स में हम सक्सेसफुल बने। एक सफल इंसान अपनी फील्ड से नहीं जाना जाता, वो फील्ड उसके नाम से धीरे धीरे जानी जाती है। जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर बहुत सारे सफल खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ लोगों के अगर नाम लिए जाएं तो उसमें हमको ध्यान आता है, फिर सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, शेन वॉन हो सकते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं। तो ये सब लोग किसी भी फील्ड के अंदर सफलता के लिए हम तेजस के अंदर सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को जब यूज करेंगे तो आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहेंगे उन सारी फील्ड्स में आपको सक्सेस मिलेगी। और अगली बात, हमारा कोड ऑफ ऑनर हमें क्लियर होना चाहिए। हमारा कोड ऑफ ऑनर है इंस्पायर होते रहना, जो कि हम हर सैटरडे मिलके आपस में एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। हमारा कोड ऑफ ऑनर है कमिटमेंट के साथ काम करना, कमिटेड बने रहना। और तीसरी बात उसके साथ में एक्शन लेना, है ना? इंस्पायर होना, कमिटेड होना और एक्शन लेना, ये तीनों चीजें जब हमारी लाइफ में जुड़ती है तब मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। और मिरेकल्स क्या होते हैं? मिरेकल्स कुछ नहीं, मिरेकल्स का मतलब है हमारे अंदर उन कैपेबिलिटीज का निर्माण होना जिससे हम लाइफ में जिस भी डायरेक्शन में काम करें उस डायरेक्शन में हम सक्सेसफुल होते चले जाएं। लोग हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट करना शुरू करें, लोगों को पता लगे कि हम वाकई में उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुल मिला के सक्सेस इसी का नाम है ना? तो इसके लिए हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमारी यूथ को, इंडिया की आने वाली जनरेशन को हम एम्पावर कर लें। और उनको जब एम्पावर करेंगे तो वो यूथ बेटर वर्ल्ड बनाएगी। पास्ट में भी इस पूरे बेटर वर्ल्ड का जो एक कॉन्सेप्ट था, पहली बार इंडियंस ने सोचा, इंडियन ने खोजा और इंडियंस ने उसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया कि हम लोग शांति के साथ, पीस के साथ, एक दूसरे के साथ हारमनी रखते हुए, एक दूसरे के साथ में अम, ईमानदारी रखते हुए, ऑनेस्टी के साथ हम कैसे वर्ल्ड में जी सकते हैं। ये पूरा संदेश इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया था। और आज ये सब वैल्यूज जो हैं वो क्या बन गई है? ये सब वैल्यूज यूनिवर्सल वैल्यूज बन गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सल वैल्यूज का एक चार्टर है जो यूनेस्को के ऑफिस में रखा हुआ है। तो उस उन यूनेस्को के चार्टर के अंदर की वैल्यूज को हम जब पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कोई इंडिया का कोई हम वेद या उपनिषद का ही कोई चैप्टर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है और उसको पढ़ रहे हैं। बिकॉज वहाँ वही सब बातें कही गई है कि कैसे ये वर्ल्ड जो है वो एक पीसफुली हारमोनियस सिचुएशन में को एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ माई एग्जिस्टेंस एंड योर एग्जिस्टेंस एनी मोर। अब पूरे वर्ल्ड को को एग्जिस्टेंस सीखना होगा। हम लोग साथ में कैसे रह सकते हैं एक परिवार की तरह, इसको सीखने के लिए वहाँ पर बातें रखी गई है।
तो यही बातें हम अपने यूथ को भी बताना चाहते हैं। और इसमें मेंटर्स के रोल एकदम सिंपल है। मेंटर का रोल इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया में कुछ ऐसा जाना है, सीखा है, जो अभी आपको जानना और समझना है। और इसी तरह ह्यूमैनिटी डेवलप होती रही है। इसी तरह ह्यूमैनिटी तो क्या, क्यों मैं कहूँगा, लगभग सारी स्पीशीज में मेंटर्स होते हैं। अगर आप लायंस को देखें तो जो शेर होते हैं या जो शेरनियाँ होती हैं वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती हैं। ज़्यादातर स्पीशीज़ में ह्यूमंस को छोड़ के फीमेल जो हैं वो अपने बच्चों को लाइफ स्किल सिखाती हैं, तो वो उनकी मेंटर होती हैं। कुछ कबीलों में मेंटर्स होते हैं। और इसी तरह मेंटर का रोल हर जगह पे दिखाई देता है। गुरु की महिमा हर जगह दिखाई देती है। तो वो मेंटर्स का रोल है कि जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में जाना है, सीखा है, समझा है, वो नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करें। और फिर वो आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन भी मेंटर बनेगी, वो आगे किसी और को वो ट्रांसफ़र करेगी। तो ये पूरा तेजस का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा अजय भारत का कॉन्सेप्ट है। और इस अजय भारत के कॉन्सेप्ट में, इस तेजस के कॉन्सेप्ट में, जिस एक सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल मानते हैं, मोस्ट फाउंडेशनल स्किल मानते हैं, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये सब चीज़ें जो है हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो अब ये पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में लगातार कैसे बनी रहे, बस इसके साइंस को हम यहाँ पर सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और पिछली बार हमने बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही मायने में क्या है। कुछ भी चीज़ सोच लेना और उसके ऊपर फिर पीछे पड़े रहना दिमाग से, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सही चीज़ों को सोचना, और सही चीज़ों में भी किन चीज़ों को सोचना, परिस्थितियों के बारे में सोचना कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिसमें मैं अच्छा काम करूँगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने ये देखा था कि ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स किन लोगों को आते हैं, इसका भी अपना एक साइंस है ना। जैसे अगर कोई कहे कि ज़्यादातर गंदगी किन घरों में होती है, तो किन घरों में होती है, अब आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये मैथमेटिक्स है। कोई भी बता सकता है कि किस घर में सबसे ज़्यादा गंदगी होगी। नंबर वन, जिस घर के अंदर दरवाजे खिड़कियां नहीं है, धूल अपने आप आ रही है घर के अंदर, घर के अंदर कबूतर घुस रहे हैं, घर के अंदर कौवे घुस रहे हैं, ये तो घर पक्का गंदा होने वाला है। अगर घर के अंदर झाड़ू नहीं लगती है तो घर गंदा होने वाला है। घर के अंदर जो कोवेब्स हो जाते हैं, जाले जम जाते हैं, तो वो अगर नहीं हट रहे हैं तो घर के अंदर गंदगी जमेगी। तो ये तो साइंस, ये तो एक जिसको कहते हैं फंडामेंटली कोई भी बता सकता है कि कैसे कोई घर ज़्यादा गंदा होता है। अब उसी तरह हमारा दिमाग भी एक घर है। तो इसकी भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इसके भी कुछ रिचुअल्स हैं। अगर समय समय पे हम वो प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स करते हैं तो घर के अंदर गंदगी नहीं होती, हमारे दिमाग के अंदर गंदगी नहीं होती। और उससे उल्टा करते हैं तो दिमाग में निगेटिविटी बढ़ती जाती है ना। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी एक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एकदम ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो लॉजिकल है और साइंटिफिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ज्यादातर नकारात्मक विचार ओवर दी पीरियड, ये रिसर्च के बाद खोजा गया कि जो लोग अपने मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ नहीं करते हैं, उनको उनको ज्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं। पीछे किसी ने मुझे एक मैसेज किया था कि सर ये कैसे होता है कि मॉर्निंग रूटीन का पूरे सकारात्मकता से या पॉजिटिविटी से संबंध कैसे। तो सिंपल सी बात है, आज आप सब समझो कि हमारा जो दिमाग है ना, वो ब्रेन वेव्स के साथ चलता है। और ब्रेन वेव्स जो हैं वो चार टाइप की ब्रेन वेव्स हैं। आज का जो साइंस भी कहता है कि ब्रेन वेव्स कितने टाइप की होती है, चार टाइप की। सबसे पहली ब्रेन वेव्स होती हैं अल्फा, फिर उसके बाद में बीटा, फिर गामा, फिर थीटा, और एक और ब्रेन वेव होती है डेल्टा। तो जो बीटा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स जब आप और हम बात करते हैं उन उस समय में हमारे ब्रेन में चलती रहती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब अपन हमारी आंखें बंद करते हैं, तो हमारी आंखें बंद करते ही जैसे ही आंखों के भीतर प्रकाश जाना बंद होता है और ब्रेन जागृत अवस्था में भी रहता है, उस समय में हमारी अल्फा वेव्स चलने लगती है ना। फिर जब माइंड धीरे 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 डीप स्लीप में जाता है तो वहाँ पर हम थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, इनको एक्सपीरियंस करते हैं। अब सुबह की जो नींद होती है, मतलब अच्छा खासा समय बीत चुका है, आंखें बंद है काफ़ी समय से, बॉडी एकदम रिलैक्स है, तो माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं, एक फ्रेश कंडीशन में है। डेल्टा वेव्स के साथ में थीटा वेव्स ने उसके अलग अलग सेल्स को जो है एकदम रिलैक्स कर दिया है। अब वो जो रिलैक्स्ड है, मतलब आप ये समझ लो कि
पूरी की पूरे पोर्स हमारे ब्रेन के खुले हुए हैं, और वो ओपन पोर्स वाले ब्रेन में जब सुबह उठते ही हम कोई चिंता का थॉट डाल देते हैं, कोई निगेटिविटी का थॉट डाल देते हैं, कोई लो फीलिंग का थॉट डाल देते हैं, तो फिर वो हमारे ब्रेन में जैसे सूखी मिट्टी के ऊपर आप पानी डालो तो कैसे उसको वो पूरा सोख लेती है, 1 सेकंड में सारा पानी अंदर चला जाता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में सुबह उठते ही ब्रेन सूखी मिट्टी की तरह एकदम खुला हुआ ब्रेन है। अब उसके अंदर आपने कुछ भी डाला, एक पॉजिटिव थॉट डाला, वो भी सीधे अंदर गहराई तक उतर जाएगा। और अगर आपने कोई निगेटिव थॉट उसके अंदर डाल दिया तो भी वो निगेटिविटी अंदर उतर जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में जो भी निगेटिविटी है वो दिन भर में आती रहेगी, उसको आने दो, उससे फाइट करने के हमारे तरीके हैं। लेकिन मॉर्निंग का टाइम, जो उठते ही जो टाइम होता है, उसको आप पॉजिटिविटी में ही स्पेंड करो। सुबह के 10-15 मिनट उठने वाले बहुत बहुत कीमती हैं। भगवान हर दिन आपको अपनी लाइफ को चेंज करने का एक मौका देता है। जो कहते हैं ना, काश हमें एक मौका मिला होता। लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल है, काश मुझे एक मौका मिला होता लाइफ चेंज करने का। तो भगवान हंसते हैं। भगवान कहते हैं कि यार एक मौका, काश पूरी जिंदगी में एक मौका तू ढूंढ रहा है, मैं तो तुझे पूरी जिंदगी के हर दिन एक एक मौके देता रहा, लेकिन तूने उसको कभी चेंज नहीं किया। तूने उस मौके की तो कीमत नहीं सोची, कोई पहचानी, तो कोई नया ही मौका ढूंढ रहा था। हाँ, जबकि भगवान हर दिन आपको एक मौका दे रहे हैं। कौन सा मौका? सुबह के उठने के 20 मिनट, 15-20 मिनट का जो मौका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पल है। तो उनका उपयोग कैसे करना है? पॉजिटिविटी के साथ करना है। इसको आगे हम जानेंगे कि क्या ऐड करें उसके अंदर। पर अभी तो ये समझो कि अगर नहीं करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, उठते ही चिंताएं लेके उठते हैं, उठते ही रूटीन लेके उठते हैं, उठते ही भागा दौड़ी लेके उठते हैं, उठते ही कोई ना कोई दिमाग के अंदर लो थॉट लेकर उठते हैं, तो वो दिमाग की फ्रीक्वेंसी को भी लो कर देगा। दूसरा, नकारात्मक विचार किन लोगों को आते हैं ज्यादा? जो कि भगवान के साथ अपना प्योर रिलेशन नहीं बनाते। प्योर रिलेशन का मतलब सौदेबाजी वाला रिलेशन नहीं। भगवान को अपना हाजिर नाजिर साथी, दोस्त, माता पिता, जो भी रिश्ता आप उनसे बनाना चाहो, उस रिश्ते में जब आप जोड़ के उनके साथ चलते हो, तो आपके पॉजिटिविटी आपकी जो है वो बढ़ती है। और मैं ये भी बताया था मैंने कि गर्म पानी से बहुत ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए। सिर के ऊपर गरम गरम पानी डालने से हमारे शरीर की ऊर्जा भी बिगड़ती है, और हमारे चक्रास की जो ऊर्जा है वो भी बिगड़ जाती है। फिर उसके बाद में पवित्र कमाई का अन्न न खाना, ये भी बहुत हमारे ओवरऑल, जैसा अन्न होगा उसके ऊपर अगर जितने लोगों की हाय लगी होगी, तो उतना ही हमारे जीवन के अंदर भी वो मैनिफेस्ट होगा अलग अलग फॉर्म्स में। पांचों तत्वों से खुद को जोड़ के नहीं रखना, नकारात्मक खबरों में बहुत रुचि लेना। ऐसे लोग जिनको बहुत सारे निगेटिविटी सुनने में इंटरेस्ट आता है, उनके जीवन में फिर वो निगेटिविटी उनके ऑर्गन्स में, सेल्स में जमा होने लगती है। आप हमेशा एक बात याद रखो कि ईश्वर ने आपको अपने अंदर, अपनी सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए रास्ते दिए हैं। कौन से रास्ते दिए हैं? आप अपनी आंखों के थ्रू, अपने कान के थ्रू, अपने मुंह के थ्रू बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी में, अपने डीएनए में कोड करते जाते हो। और हर बार जब भी कोई निगेटिव चीज आपने अपने अंदर डाल दी, आपको लगता है ये तो एक छोटी सी निगेटिव खबर है, या ये तो मैं थोड़ी देर के लिए किसी के साथ निगेटिव गपशप कर रहा हूँ, किसी के बारे में बुराई कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप वो बाहर कर रहे हो, वैसे वैसे आपके डीएनए के अंदर वो निगेटिव इम्प्रिंट्स बनते जाते हैं। निगेटिव थॉट्स का एक तरह से स्कार होता चला जाता है, और वो जितने ज़्यादा डीएनए के अंदर ऐसे निगेटिव स्कार्स होने लग जाएंगे, रैशेस होने लग जाएंगे, ऐसे कट्स होने लग जाएंगे डीएनए के अंदर, फिर वो वीक डीएनए हो जाएगा। फिर वो वीक डीएनए हमारे अंदर क्या करेगा? वीकनेस को ही पैदा करेगा। बेचारा वो खुद ही इतना वीक हो गया क्योंकि उसने ये सब चीज़ें जो आपने बाहर बोली, उसके अंदर वो कट लगता गया। ये दुधारी तलवार की तरह होता है। तो कोशिश करो कि लाइफ में ना, कोई निगेटिव टॉक करे तो उससे विड्रॉ कर लो खुद को। उसको बोलो यार एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा निगेटिव टॉक्स नहीं पसंद है। ऐसा कुछ भी बहाना बना सकते हो कि मुझे माइग्रेन होने हो जाता है, मुझे सर दर्द होता है, मुझे मत ये सब बताओ। मतलब कुल मिला के उससे दूर रहना है। कोशिश करो कि ऐसे लोगों से ही बचो, और नहीं तो फिर कोई ना कोई बहाना बना के एटलीस्ट वहाँ से उठ जाओ। दूसरा,
एक बात कि दूसरों को कोसना और शिकायती मूड में बने रहना, कंप्लेनेंट का नेचर रखना लाइफ में, ये भी ठीक नहीं है। ग्रेटिट्यूड के भाव से दूर रहना, ये भी ठीक नहीं है। और दान में कंजूसी करना, भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन भावना तो है ना आपकी। अगर आपके पास किसी को कुछ भी देने के लिए नहीं है तो उसके लिए एक विश ही कर दो मन में कि हे भगवान इसकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाए, है ना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो कभी अपने घर के आसपास से, या मान लो आप कहीं ऑफिस जा रहे हो या स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो कोई एम्बुलेंस गुजरती हुई दिखी आपको? कभी दिखती है एम्बुलेंस गुजरती हुई? तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्बुलेंस गुजरती तो रास्ता दे देते हैं ना, उसको रास्ता देते हैं कि वो फास्ट गुजर जाए। लेकिन साथ साथ में आप एक प्रे भी कर सकते हो। आपको आवाज आई एम्बुलेंस की कान में, तो आप एक प्रे कर सकते हो कि हे भगवान, इसके अंदर जो भी सोल है उसका कल्याण हो, है ना, वो ठीक हो, उसको ब्लेस करो, उसके साथ रहो भगवान। ये आप चलते फिरते दुआ दे सकते हो। जैसे आप मान लो कार में कहीं जा रहे हो या आप अपनी बाइक पे हो और आपको दिखा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, अब आप तो क्या करोगे, आपके पास कोई कंट्रोल तो है नहीं आपके हाथ में, उसको ठीक करना उठाना तो आप करो, लेकिन नहीं है, ऑलरेडी वहां पर क्राउड है, ऑलरेडी मैनेजमेंट कर रहे हैं लोग, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से दुआ देते देते निकल जाओ, है ना, कि भगवान ये जो भी कुछ डैमेज हुआ हो, इनका डैमेज जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, इनको कोई फिजिकल या मेंटल इनको प्रॉब्लम्स ना हो, इनको हील करो, एक हीलिंग की एनर्जी दे दो। तो ये भी एक दान है। कौन कहता है कि पैसा ही एक दान है? पैसे का दान तो बहुत ही कॉमन है, बहुत छोटा है, क्योंकि वो कोई भी दे सकता है जिसकी जेब में पैसा हो, लेकिन भावनाओं का दान उससे भी बड़ा है। और अगर भावना के दान और पैसे का दान दोनों जहां पर मिल जाता है, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, भावना से दान नहीं करते, या तो किसी को दिखाने के लिए पैसा दे देते हैं, या अपना इंप्रेशन बनाने के लिए पैसा दे देते हैं, और फिर दूसरों के चेहरे देखते हैं कि ये इसमें से कितने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये दान की कोई वैल्यू थोड़ी है, दो चार लोग अप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में इस दान का कोई वैल्यू लिखा नहीं जाएगा। ये एक्चुअली कंसीडर ही नहीं होगा दान, ये तो एक बिजनेस जैसा कंसीडर होगा। भगवान कहेंगे तू तालियां चाहता था, तुझे तालियां मिल गई, बस अब तेरा और मेरा खाता यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन जब हम भावना के साथ दान देते कि भले मुझे अप्रिसिएशन मिले ना मिले, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन मैं भावना से चाहता हूं कि मैं इसकी मदद करूं, मैं भावना से, मेरे अंदर ऐसी इच्छा है कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊं किसी की, तो उसकी बहुत वैल्यू है ना। तो दो चीजें करो, या तो सबसे पहले हर एक के लिए अच्छी भावनाएं रखना शुरू करो। कहीं पे भी ऐसी आवाज भी, जैसे आप घर पर भी हो और एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे, और आपको जरूरी नहीं देखने जाना है, खिड़की से खोल के देखना, बस जाओ प्रे कर लो कि भगवान इसमें एम्बुलेंस में जो भी जा रहा हो उसकी हेल्प हो, उसकी हीलिंग हो, वो ठीक हो। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो इथर में जाएगी और वो ट्रांसफर होगी, है ना। इसलिए कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग जब बीमार होते हैं तो उनके लिए प्रार्थनाएं करो, ऐसा आता है ना। टीवी पे अपील आती कि इनके इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं करो, फैमिली ग्रुप्स में भी आता है प्रार्थनाएं करो। तो आए तो उसको केवल एक औपचारिकता नहीं समझना है, करनी है, वाकई में उसके लिए प्रे करनी है। तो आप देखोगे कि लाइफ में आपकी अपने आप पॉजिटिविटी, आप किसी के लिए प्रे करोगे तो भगवान के दरबार में आपके लिए लोग प्रे करें, है ना। ये तो सब बटरफ्लाई इफेक्ट है। इनफाइनाइटी का साइन देखा है कैसा होता है, अनंत के साइन में दो जीरोज एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो दो जीरो का मतलब दो पूर्ण सर्कल आपस में कनेक्ट हो गए, है ना। एक की पूर्णता ने, एक की होलसमनेस ने दूसरे की होलसमनेस को जब जोड़ दिया तो इनफाइनाइट बन गया। कभी आपने इनफाइनाइट का साइन देखा है ना। तो दो दूर दूर कर दो तो दो जीरोज हैं, जीरोज की क्या वैल्यू है, लेकिन तब जब दो जीरोज भी एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो भी इनफाइनाइट बनाने की ताकत रखते हैं ना। तो अब सोच में ये तो हमने देखा कि नेगेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिविटी कैसे आती है। सोच में पॉजिटिव होना भी बहुत से कामों का फल है, लेकिन सोच में पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है ये हमको देखना है। सबसे पहले अपने रॉन्ग कोड्स जो है ना, जो चीज आपको निगेटिविटी में डाल रही है उसको कहीं लिखो। जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है। सुबह की शुरुआत बहुत खुश होके करो, मतलब ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, माता पिता का थैंक यू करते हुए, लाइफ में जो भी आपके पॉजिटिव अब तक हुआ है उसका धन्यवाद करो। अपने बारे में अच्छा महसूस करो, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, अपने कर्म के बारे में। एक टेक्निक है जो काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है जिसको कहा जाता है फर्स्ट किस टेक्निक।
तो फर्स्ट किस का मतलब क्या होता है कि पहली बार जब हम सुबह सुबह अपने आप को कांच में देखें तो थोड़ा मुस्कुराते हुए देखें, अपने आप को एक किस करते हुए, मेंटल किस कर सकते हो, या आप वॉशरूम में हो दरवाजा बंद है तो फिजिकली भी आप ऐसे मुआ करके अपने आप को कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, इंसान सबको अप्रिशिएट करता है अपने आप को छोड़ के। बहुत से लोग तो अपने आप को कर्स करते हैं ज्यादा, अरे यार मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं वैसा स्मार्ट नहीं दिखता, मैं वैसी स्मार्ट नहीं दिखती। तो देखो आप क्या कर रहे हो, जो बॉडी आपके साथ बचपन से आपका साथ दे रही है, जिस बॉडी की वजह से आप दूसरों को देख पाते हो, इस दुनिया को देख पा रहे हो, उसी बॉडी को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। उसी बॉडी के लिए आपके दिमाग में रॉन्ग थॉट्स हैं, रॉन्ग कोड्स हैं। उसी बॉडी के लिए आपको कंपैरिजन है। कंपैरिजन करने के लिए भी तो ये बॉडी का साथ मिला है, तो कंपेयर कर पा रहे हो। ये बॉडी आपका साथ छोड़ दे तो क्या होगा। तो अपनी बॉडी को लेकर भी सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जो सेल्फ लव नहीं करता वो दूसरों को भी ठीक से प्यार नहीं कर सकता। फिर अपनी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाए, है ना। कई बार क्या होता है, इंसान को लगता है मेरे अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टटोले, थोड़ा खोजे तो उसको पता लगेगा नहीं यार, मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि लोग पसंद करते हैं, मेरे मम्मी पापा पसंद करते हैं, मेरे दोस्त पसंद करते हैं। तो उसकी एक लिस्ट बना लो। वो लिस्ट से क्या होगा, आपको अपने बारे में पॉजिटिव फील होने में मदद मिलेगी। लेकिन इस लिस्ट को दूसरों को नहीं दिखाना है। इस लिस्ट को का फ्लायर नहीं छपवाना है, और ये फ्लायर छपवा के बांटना नहीं है कि देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, मेरे बारे में जान लो, समझ लो, है ना। नो, इट इज जस्ट फॉर यू। इट इज जस्ट फॉर यू। कि कभी कभी इंसान ना अपने बटुए को खोल के नोट गिनता है ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह, मेरे पास 1,000 का नोट है, एक 2,000 का नोट है, एक 500 का नोट है, आज तो दिन भर के लिए अच्छा है। लेकिन वो दूसरों को थोड़ी दिखाता रहता है। दूसरों को दिखाते समय तो उसको डर लगता है कि भाई ज्यादा दिखाऊंगा तो और पता नहीं चले जेब कतरे नहीं घूमने लग जाए आसपास। इसी तरह हमारी टैलेंट और हमारी हॉबी या हमारा जो ग्रेटनेस है, वो दुनिया खुद देख लेती है। सबके पास भगवान ने आंखें दी है, सबको दिमाग दिया है। अगर आपके अंदर कुछ खूबी होगी ना तो दुनिया वैसे ही पहचान लेगी, फिर वो आपकी अपने आप इज्जत करेगी। लेकिन आप अपने आप को बार बार बड़ा मत बताओ। अपनी अच्छाइयों को खुद तक रखो, और अपनी अच्छाइयों को खुद को याद दिलाने के लिए, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए रखो कि आपने मेरे अंदर ये टैलेंट पैदा किया, ये खासियत पैदा की, जिससे कि मैं किसी का कुछ भला कर पा रहा हूं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, अपनी बुरी आदतों को तो बहुत लंबे समय तक चिपका के रखते हैं। उस किसी से पूछो कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था क्या, तो थोड़ा सा ही दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, तुरंत बोले हाँ हाँ सर, 5-7 साल पहले क्या हुआ था, मैं इसके पास गया था, उस समय में उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरा बटवा मार दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया। मुझे आज तक बचपन का याद है कि मेरे दूर के चाचा जी ने मेरे को क्या क्या कहा था, दूर की मामी ने मेरे को क्या कहा था, ये सब याद है। बचपन बचपन का पुराना से पुराना। लेकिन उसको बोलो अच्छा एक बात बता, उसी समय में तेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ था क्या, तो क्या वो तो याद नहीं है उतना क्या अच्छा हुआ था। बताओ, तो हम क्या कर रहे हैं। हम्म, हम बुराइयों को तो लंबे समय तक अपनी मेमोरी में रख रहे हैं, और अच्छाइयों को याद नहीं रख रहे हैं, अच्छी घटनाओं को याद नहीं रख रहे हैं ना। तो क्या होता है, ईश्वर कहता है भैया जो चीज़ तुम्हें पसंद है वही चीज़ तुम्हें मिले। उनको क्या पता कि बुराई पसंद नहीं, लेकिन हमने जबरदस्ती चिपका के रखी हुई है हमारे पास में, है ना। तो आप देखते हो, कचरा घर होता है हर शहर में एक, है ना। कचरा घर, लैंड पाइल जिसमें हम डालते हैं सारी चीज़ें। तो वो लैंडफिल्स के अंदर क्या हो रहा है, सारे शहर का कचरा, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी कचरा जमा है, तो वहां पर और कचरा इकट्ठा होता चला जाता है। और हम घरों से रोज अपना कचरा निकालते हैं, तो हमारे घरों से टन टनों कचरा निकल गया है अब तक, लेकिन हमारे घर के अंदर फिर भी छोटा सा ही है, रोज का जितना होता है उतना ही। लेकिन हमने निकाला कितना है अब तक, टन्स, टन्स ऑफ। वो सब कहाँ इकट्ठा हो गया, उस जगह पे जो कचरा रखने में इंटरेस्टेड है। समझ गए सब लोग। हाँ, प्रदीप दुबे जी, गौरव जी। तो जो कचरा रखने में इंटरेस्टेड है उस जगह पे कचरा और जमा होता है। तो अब हमें सोचना है कि अगर कचरा इज इक्वल टू नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हम क्या रखने में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम निगेटिव थॉट्स रखने में इंटरेस्टेड होंगे या रख रहे होंगे, तो भगवान को लगेगा कि हम निगेटिव में इंटरेस्टेड भी हैं, और ज्यादा निगेटिविटी हमारे आसपास आती जाएगी। लेकिन हम उसको रोज रोज निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो आखिरी में हमारे पास जैसे घर में एक दिन का कचरा रहता है, उतनी ही थोड़ी बहुत निगेटिविटी रहेगी। बाकी का सब पॉजिटिव 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 घर में रहेगा। और वो भी निगेटिविटी कहीं छुपी हुई रहती है, कचरा घर में दिखता भी नहीं कि कहाँ है ना। वो सुबह सुबह जब झाड़ू निकलती है तभी पता लगता है। तो ये बात याद रखना, और शुक्रगुजारी का जीवन गुजारो।
है ना। शुक्रगुजारी का जीवन गुजारने का मतलब ही ये है कि सबसे छोटा रिलीजन का सूत्र और सबसे महत्वपूर्ण रिलीजन का सूत्र है थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। इसी से ईश्वर भी खुश होते हैं। जितनी भी प्रार्थनाएं देखो आप ईश्वर की करते हो, जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी भजन हैं, जितने भी प्रेयर्स हैं, गुरुवाणी पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, हर जगह पे बस ये है कि मेरे बंदे मेरा शुक्रिया अदा कर, मेरे बंदे मेरा शुक्रिया अदा कर। तो ऐसा लगता है यार ये ईश्वर को बड़ी अपनी ग्रेटफुलनेस करवाने की इच्छा रहती है। मतलब ये क्या बार बार हर जगह पे यही कहा हुआ है कि मेरे मेरे गुणगान कर, मेरा नाम कर, मेरा शुक्रिया कर। तो उससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। इस अकेले हमारे यूनिवर्स में 23 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, और ऐसे कितने यूनिवर्स तो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। उन सब का एक अकेली शक्ति अगर उनकी मालिक है, तो उसको आपके शुक्रिया न करने से या करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो वो ये चाहते हैं कि जब हम बार बार शुक्रिया करेंगे तो हमारे अंदर का न्यूरॉन चेंज हो जाएगा, हमारे अंदर के न्यूरल पैटर्न्स बदलेंगे, और हमारे न्यूरल पैटर्न बदलते ही हमारी लाइफ पॉजिटिव होने लगेगी, है ना। तो लाइफ पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि मेरा शुक्रिया अदा करो, ताकि आपको जीवन में पॉजिटिव। अच्छा, लोग निगेटिव चीजों का थोड़ी शुक्रिया अदा करते, पॉजिटिव चीजों का। तो जब आप पॉजिटिव चीजें करते हो तो पॉजिटिव शुक्रिया अदा करो, और उल्टा भी है कि जब आप पॉजिटिव शुक्रिया करोगे तो आपने आप आपके आसपास पॉजिटिव चीजें आने लग जाएंगी, है ना। क्लियर हुआ। तो जहां पर भी कुछ अच्छा हो रहा है तुरंत उसका शुक्रिया अदा करो। फिर धीरे धीरे आपको दिखेगा कि यार बुरा तो कुछ टेक्निकली होता ही नहीं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी किसी एक महान व्यक्ति की, कि हम लाइफ में दो ही काम करते हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, हम हारते कभी नहीं। जो ये सोच ले उसकी लाइफ हमेशा पॉजिटिविटी से बनी हुई रहेगी। तो जो लोग जहां पर वो ये कहते कि या तो मैं जीतता हूं या तो मैं हारता हूं, तो समझ ही नहीं पाया कि हार उसकी जिंदगी में इसलिए आई क्योंकि इसके माध्यम से ईश्वर उसे कुछ सिखाना चाहते थे। इसके माध्यम से उसके जीवन के अंदर एक लर्निंग एक्सपीरियंस ऐड हुआ है। तो वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा सीखता है। तो या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं, बस। और ये दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर का शुक्रिया कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन को अपने जीवन की एक आदत बनाएं। हाँ, इसके पहले थोड़ा सा अपना रूटीन प्रकृति के साथ गुजारें। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अपने, खासकर स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने अपने लाइफ का रूटीन का ये देखो समय, कि थोड़ा सा समय आप नेचर में बिताते हो क्या, है ना। कहीं वॉक करते हुए करने के लिए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कहीं किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर आपके पैर जमीन को टच कर रहे हैं, है ना। कहीं पौधों के बीच में, फूलों के बीच में आप हो, पेड़ों का ध्यान रख रहे हो। कोई नहीं कोई ऐसा काम जो कि प्रकृति के साथ आपको अलाइन करे, है ना, वो आप जरूर करो। मैनिफेस्टेशन का मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन आगे हम आपको बताएंगे भी कि मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सरल मेडिटेशन होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, जिसमें वर्ड्स के बेसिस पे आपको विजुअलाइजेशन करना होता है, आपको अंदर सोचना होता है। तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन है। आप उनमें से कोई भी एक आपको जो अच्छा लगे, 10 मिनट 15 मिनट का, वो कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए। फील गुड वाली मूवीज देखो। देखो ऐसा नहीं कह सकते आज के टाइम पे कि मूवीज मत देखो, आज के टाइम पे ये नहीं कह सकते कि मोबाइल यूज मत करो, लेकिन क्या कंज्यूम करने के लिए कर रहे हो, बस ये तय करो। अगर आप मूवीज देखना चाहते हो देखो, लेकिन वो मूवीज जो कि आपके अंदर हॉरर पैदा करे, थ्रेट पैदा करे, आपको एक दूसरे पे डाउट पैदा करे, है ना, या हमारी लस्ट को बढ़ाए, हाँ, ये मूवीज देख के क्या फायदा है। मूवीज ऐसी देखो जो कि फील गुड हो। बायोपिक्स आती हैं जिसमें लाइफ में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में मिरेकल किए हैं, उन लोगों की मूवीज को तुम देखो, तो तुम्हारे अंदर भी आएगा कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसी मूवीज को जो है वो जरूर देखना चाहिए जो हमारे अंदर फील गुड
एहसास करवाए, मोटिवेट करे हमको। एक और अच्छा तरीका है कि अपने मनपसंद गानों की एक प्लेलिस्ट बनाओ। यूट्यूब में बना सकते हो, स्पॉटिफाई में बना सकते हो, बहुत से ऐप हैं, गाना करके एक ऐप है उसमें बना सकते हो। तो संगीत को ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, कुछ गुनगुनाओ, है ना। कुछ नहीं तो बाथरूम सिंगर बनो, वो भी जरूरी है लाइफ में। तो संगीत से दूर मत रहो, कोई ना कोई म्यूजिक, चाहे किसी भी तरह का इंटरेस्ट, ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड सॉन्ग में इंटरेस्ट होना चाहिए, बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, पीसफुल सॉन्ग्स में हो, लेकिन सॉन्ग्स ऐसे हों जो कि अगेन तुम्हारे अंदर और ज्यादा चंचलता पैदा नहीं करें, तुम्हारे अंदर एक ठहराव, तुम्हारे अंदर एक डेप्थ पैदा करें। इस तरह के म्यूजिक को सुनो। तो ये भी ब्रेन वेव्स को चेंज करता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है। इसलिए तुम देखोगे कि जितने भी आजकल मॉल्स हैं, कभी ध्यान से देखना, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, उस मॉल में थोड़ी देर रुक के वहाँ के एम्बियंस को देखो, किन चीज़ों ने वहाँ के माहौल को इतना एनर्जेटिक और इतना पॉजिटिव किया हुआ होता है। क्या लगता है तुम लोगों को? तीन चीज़ें होती है। सबसे पहली लाइटिंग। लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि अ, आधी अधूरी लाइटिंग के में रहने से ना मूड खराब हो जाता है। तुमको पता होगा पहले के लोग कहते थे शाम पड़ते ही सब लाइट्स चालू कर दो घर की। क्यों चालू कर दो? भले आधे घंटे के लिए, लेकिन पूरे घर की लाइट, पूरा घर जगमगा दो। क्यों जगमगा दो? क्योंकि वो जो अभी नेचर से अभी अभी लाइट विदा हुई है, भगवान सूर्य अस्ताचल में गए हैं, तो कहीं तुम्हारा वो बाहर के नेचर की जो ग्लूमीनेस है, डार्कनेस है, वो तुम्हारे अंदर की डार्कनेस नहीं पैदा कर दे। तो फिर से क्या करते हैं, दिए लगा दिए जाते हैं, लाइट्स चला दी जाती हैं, तो उससे क्या होता है, एक एनवायरनमेंट के अंदर फिर से एक नया एनर्जी आ जाती है। ऑलवेज रिमेंबर। सो लाइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। पहली चीज वो लोग मॉल में करते हैं कि बहुत अच्छी अंदर एम्बियंट लाइटिंग जो होती है बहुत बढ़िया होती है, वो देख के एकदम अच्छा लगता है, पहला। दूसरा वो करते हैं, एक नाइस फ्रेग्रेंस होती है पूरे मॉल में, कहीं पे भी बदबू नहीं आएगी तुमको। किसी भी कोने में चले जाओ, इस कोने में, उस कोने में, कहीं पे भी पूरा मॉल घूम लो, यू विल नॉट फाइंड कि अरे यार यहाँ पे नाक बंद करने की जरूरत। इनफैक्ट वॉशरूम के अंदर भी नहीं आएगी। कभी आपने देखा, देयर वॉशरूम्स आर मोर क्लीनर। वहां पर वो लगातार फिनाइल और फ्रेग्रेंस और वो सब डालते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, बिकॉज वहां पर भी दे वांट टू गिव यू अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो वो करते हैं वो है म्यूजिक। अब हमें नहीं अचानक से नोटिस होगा कि म्यूजिक चल रहा है, पर तुम जरा बाकी के शॉपिंग वॉपिंग पे से ध्यान हटाओ और जरा स्पीकर्स की तरफ ध्यान लो। एक पीसफुल काम सा म्यूजिक चलता रहता है, चलता रहता है ना। मॉल्स में कितने लोगों ने नोटिस किया है, लगातार चलता है। हमें नोटिस नहीं होता क्योंकि हम तो अपनी बातचीत में लगे रहते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट। एयरलाइन में भी देखो, जब तुम बैठते हो तो जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होती तब तक वहां पर एक म्यूजिक चलता रहता है। एयरलाइन में भी एक म्यूजिक चलता रहता है, सॉफ्ट सा म्यूजिक चलता रहता है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें नोटिस नहीं हो रहा, लेकिन हमारे माइंड को नोटिस होता है और वो माइंड को काम रखता है। तो ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी में, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करते करते उसने अपना एक बहुत सॉफ्ट सा कोई म्यूजिक लगा दिया जो कि उसकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आई मीन ये भी नहीं हो कि पढ़ाई भी चल रही है और वहां पर बॉलीवुड के गाने भी चल रहे हैं, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हल्का सा कोई जैज म्यूजिक या इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपने लगा दिया, जो कि आपका अटेंशन भी ग्रैब नहीं कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिविटी बना के रख। बहुत से मित्र ऑफिसेज में मैंने देखा है कि कोई मंत्र चला देते हैं, ऐसे छोटे छोटे मंत्र बॉक्स आते हैं, वो अपने ऑफिस में चला के रखते हैं। मैं चंडीगढ़ गया था, तो विजय गोयल जी के उन्होंने इनवाइट किया कि सर आप हमारे यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। तो आखिरी दिन, जिस दिन फ्लाइट थी, उस दिन उनके घर गया, उनके शॉप पे गया। तो उनका ऑफिस इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, और बातें करते करते मेरा ध्यान गया कि उनके ऑफिस के अंदर उन्होंने मंत्र लगा रखे हैं। महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था, शिव तांडव स्तोत्र चल रहा था। तो कोई भी ऐसे मंत्र, गायत्री मंत्र बड़ा पॉजिटिव है, गायत्री मंत्र लगा सकते हो, या सर्व मंगल मांगल्य, कोई भी ऐसा मंत्र जो कि आप, जिससे आप कनेक्ट होते हो, एकदम छोटी आवाज में दिन भर बजने दो अपने ऑफिस में, दिन भर बजने दो अपने रूम में, केबिन में। तो इतना कि कोई नोटिस भी ना करे और पॉजिटिविटी चलती रहे। तो उससे पता है क्या होगा, बार 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 वो फ्रीक्वेंसीज जब आपके रूम में गूंजती रहेगी, तो वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करती रहती है। व्यापारी भाइयों को मैं बताता हूँ, अगर आपको करना है
तो आप ना श्री सूक्त लगा सकते हो। श्री सूक्त के यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। श्री सूक्त चलने दो, आप देखोगे कि इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बिकॉज हम तो किसकी साधना कर रहे हैं, टेक्निकली लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हर प्रकार से हमारे पास रहे। तो ये उसमें आप कर सकते हो कि श्री सूक्त आपने लगा दिया, या कोई सर्व मंगल मांगल्य इस तरह का मंत्र लगा दिया। तो ये अगेन ट्यून करना, या आपको लगता है कि यार मैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में रहना चाहता हूं, तो सॉफ्ट म्यूजिक लगा दो, वो भी पॉजिटिव करता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक लगा सकते हो। तो ये करें। और आखिरी चीज कि ऐसे लोगों से जुड़ें जो कि आपको पॉजिटिविटी की प्रेरणा दें। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, है ना। इस चीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि मुझे लाइफ में लगता है कि ऊपर की 9 चीजें और एक ये चीज में से अगर चूज करना पड़े, वो कोई कहे कि भाई एक ही चूज करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि 10वें नंबर की चीज को कभी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि पता है, ये ऊपर की 9 चीजों में आपको मजबूत बनाने वाले और इंस्पायर करने वाले ये 10वें नंबर का फैक्टर है। हम अकेले रहते 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 ना, हमारी जिंदगी से कुछ अच्छी चीजें भी ड्रॉप हो जाती, बुरी बुरी चीजें जुड़ जाती, अच्छी चीजें ड्रॉप हो जाती। तो एक कंपनी होना, एक पॉजिटिव ग्रुप होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ताकि वो आपकी पॉजिटिविटी का इंजेक्शन अगर कम हो रहा है तो ये वो बाहर से लगा दे, है ना। उसके पास में वो पॉजिटिविटी का इंजेक्शन होता। पॉजिटिविटी का इंजेक्शन अंदर इम्यूनिटी खुद बनाने लग जाए, वो स्टेज बहुत बाद में आती। फिर उस स्टेज पे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप अकेले गुफा में भी बैठे हो तो आप पॉजिटिव हो, हिमालय में कहीं पे बैठे हो जहाँ कभी साल में कोई आपसे मिलने नहीं आता तो भी आप पॉजिटिव हो। लेकिन अभी हम जैसे लोगों के लिए, जहाँ अभी पॉजिटिविटी इम्यूनिटी में नहीं घुस गई है, उनके लिए बाहर से उसको लाना बहुत जरूरी है। तो बाहर से लाने का कोई मौका अच्छा मिले तो छोड़ो मत, छोड़ो मत। बस जाके बैठ जाओ। बैठने भर से भी कल्याण हो जाएगा। बैठने भर से भी वो पॉजिटिविटी जो है वो संक्रामक होती है ना। जैसे अपना ये वायरसेस होते हैं वैसे, तो वो आपके अंदर आ जाएगी। बस चुपचाप बैठ के सुनोगे भी तो 2 चीजें उसमें से निकाल के पॉजिटिव ले लोगे। तो इसलिए 10वें नंबर की चीज बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको एक बड़ी बात बताई नेगेटिविटी के लिए, और पॉजिटिविटी के लिए भी मैंने 10 चीजें बताई। अब इसमें एक बात ये हुई कि एक बहुत चर्चित नाम वेस्ट में है जिन्होंने पॉजिटिविटी और ब्रेन रिवायरिंग पे काफ़ी काम किया है। ही इज़ एमडी बाय प्रोफेशन, है ना। खुद फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेनियल एमिन। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बढ़िया बुक लिखी जो एक तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी बनी, चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ, है ना। तो ये बुक में इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ का एक स्टोरी शेयर किया है। स्टोरी ये है कि एक बार डॉक्टर आमिन जो हैं, ये क्या करते हैं, वेकेशन के लिए चले जाते हैं लगभग 7-8 दिन के लिए उधर वेस्ट में। आपको पता होगा क्रिसमस के पहले पहले ये दिनों में लोग अपना अपना घर छोड़ के इधर उधर ट्रेवल करने निकल जाते हैं। तो ये भी चले गए। तो आने के बाद क्या हुआ कि जब ये चले गए वापस, जब ये आए तो इन्होंने अपना घर का दरवाजा खोला और घर में गए तो किचन की तरफ इनका ध्यान गया। तो किचन में जो है वो बहुत सारी चींटियां, एंड्स जो हैं वो आ गई थी। इतनी सारी चींटियां आ गई कि ये परेशान हो गए देख के कि ये इतनी सारी चींटियां आई कहाँ से। और उन्होंने सारा सामान जो है वो खोलना शुरू कर दिया, कुछ चीजें फट गई, ढुल गई, और वहाँ चींटियां, बहुत सारी चींटियां। तो उन्होंने उसको स्प्रे स्प्रे करके उनको भगाना शुरू किया ये वो। लेकिन बाय द टाइम उनके दिमाग में एक बात आई, क्योंकि वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, ब्रेन पे ही काम करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये घटना कैसी है कि अनअटेंडेड प्लेस के ऊपर चींटियां आ गई, अपने आप आ गई। इस प्लेस पे मैं जब रोज रहता था, रोज मेरा ध्यान था, तो इस तरह की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। 7 दिन के लिए मैंने इसको अनअटेंडेड छोड़ दिया, हाँ, तो तुरंत ये चींटियां आ गई और इन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। तो उन्होंने वहां से इस प्रिंसिपल को एक नाम दिया। इस प्रिंसिपल को उन्होंने नाम दिया ANT, द आंट प्रिंसिपल, है ना। तो ANT प्रिंसिपल नाम दिया। अब वो एंड प्रिंसिपल क्या कहता है? एंड प्रिंसिपल का मतलब होता है ANT इज इक्वल टू ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट्स। क्या है ANT? ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। तो मैंने आपको बताया था ना, इस दुनिया में 2 तरह की चीजें होती। पॉजिटिव थॉट्स आपको लाने पड़ते हैं, कॉन्शियसली लाने पड़ते हैं,
नेगेटिव थॉट्स चींटियों की तरह होते हैं, उनको इनवाइट नहीं करना पता। किसने अपने घर में आज तक चींटियां इनवाइट करके बुलाई है कि मेरा बर्थडे है, हाँ केक बाहर पड़ा रहेगा, तुम जरूर आना, हाँ या मैंने मिठाई बाहर छोड़ी हुई है, तुम जरूर आना प्यारी प्यारी चींटियों, तुम्हें देखे बिना बहुत दिन हो गए हैं, मन नहीं लगता, यादें आती है तुम्हारी, सपने में तुम ही घूमती हो मेरे यहाँ। ऐसा तो कोई नहीं करता ना। बस आप अनअटेंडेड छोड़ दो, मिठाई रख के चले जाओ बस। बाकी का काम आपको नहीं करना है, बाकी का काम यूनिवर्स कर लेगा। हाँ, बाकी संदेशे उनको भेजना है, चिट्ठी पत्री भेजना है, वो सब हो जाएगा। एक दिन के बाद सुबह सुबह आप देखोगे तो आपके घर में चीटियां ही चीटियां आपको मिलेगी। तो ये एंट प्रिंसिपल भी हमारे माइंड के साथ इसी तरह कनेक्टेड है। ऑटोमेटेड निगेटिव थॉट्स जो हैं ये हमारे माइंड में, अनअटेंडेड माइंड में अपने आप आ जाते हैं। तो इन्होंने तो उसके ऊपर पूरी किताब लिख दी, और इन्होंने उस किताब के अंदर ये 9 तरह की चींटियों की बात कही है। ये 9 तरह की चींटियां हर एक अनअटेंडेड माइंड में घूमती रहती है। तो पहली चींटी क्या है? निगेटिव स्पॉटलाइट, है ना। निगेटिव स्पॉटलाइट क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा ये 9, पर पहले इनके नाम समझ लेते हैं। एक चींटी का नाम है निगेटिव स्पॉटलाइट, एक चींटी का नाम है ऑलवेज या नेवर थिंकिंग, है ना, या तो ऑलवेज थिंकिंग या नेवर थिंकिंग। तीसरी चींटी का नाम है आई फील इट सो इट्स ट्रू, मुझे ऐसा लगता है इसलिए ये सच होगा। चौथी चींटी का नाम है लेबलिंग, कोई ना कोई लेबल दे देते हैं अपन चीजों को। पांचवी चींटी का नाम है माइंड रीडिंग, जबरदस्ती किसी का दिमाग पढ़ने की कोशिशें करते रहना कि वो ऐसा सोच रहा है वैसा सोच रहा है, अभी सब समझाऊंगा। 6 नंबर की चींटी का नाम है समथिंग इज रॉन्ग विद मी, है ना। सातवीं चींटी का नाम है ब्लेमिंग। आठवीं चींटी का नाम है शुड्स, है ना, ऐसा होना चाहिए, ये शुड्स वाली चींटी है। और 9 है वर्स्ट केस सिनारियो नाम की चींटी। तो ये 9 चींटियां जो है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको पढ़ना, मैं इसको एक एक करके अभी समझाता हूँ, इंटरेस्टिंग है। कितने लोगों को समझना है ये 9 चींटियां क्या होती है? हैंड रेस करके बताओ। हाँ समझना है ना। 9 टाइप की जो चींटियां हैं ये हमारे अनअटेंडेड माइंड में घुस जाती है। और अभी देखना आपके दिमाग में कौन से टाइप की चींटी है। किसी किसी को कोई बहुत ज्यादा लकी होगा तो 9 की 9 उसके दिमाग में घूम रही होगी, पर किसी के दिमाग में 9 है कि 8 है कि 6 है, ये आखिरी में आप मुझे बताना जब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, है ना। तो चींटियों को समझते हैं। पहले पहले नाम की चींटी जो है वो है नेगेटिव स्पॉटलाइट। इस चींटी का जो मरीज होता है उसके अंदर क्या होता है पता है? वो हमेशा सिर्फ नकारात्मक देखता है। उसको एक सफेद दीवार दिखाओ, बोलेगा दीवार को देख वहां पर है ना छोटा सा काला स्पॉट बना हुआ है। उसको पूरी दीवार नहीं दिखी, उसको वो काला स्पॉट दिखा। उसको दिखाओ जैसे वो कहीं किसी के लड़की के रिश्ते में गया लड़की को देखने के लिए, तो बाकी सब खुश हो रहे होंगे, वो उससे पूछा कैसी लगी, हाँ बाकी सब तो ठीक है, वो नाक ना थोड़ी सी इधर 1.5 इंच थोड़ी इधर होती तो फिर तो ऐश्वर्या राय होती है। अरे भाई, आंख नहीं दिखी, कान नहीं दिखे, शरीर के ऊपर पूरा इतनी बड़ी बॉडी नहीं दिखी, लेकिन तुझे खाली वो टेढ़ी नाक दिखी। ऐसे लड़के की तरफ भी जाओ, अच्छा कोई टैलेंटेड आदमी से मिलेगा, हाँ बाकी सब ठीक है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा माइक के पास में जरा ज्यादा आके बोलते। अब ये भी उसको दिख गया। उसके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी में से वो फिल्टर आउट करता जाएगा। जैसे उसका उसको ट्रेनिंग ही इस बात की मिली कि निगेटिव क्या है किसी के अंदर वो देखो। तो ये पहली चींटी बहुत घुस जाती, बहुतों की घुसी रहती, है ना। और कभी वो ब्रेन में काटती, कभी कहीं काट जाती है। तो ये याद रखना है कि ऐसी नेगेटिव चींटियों से अपने को बचना है। पहला तो 10 काम सही हुए, एक गलती हुई, मान लो कोई प्रोग्राम में गया हुआ सब अच्छा है, लेकिन एक गलती हो गई तो अरे क्या प्रोग्राम था, वो चीज तुमने नहीं देखी, वो चीज नहीं देखी, अरे मैंने देखी, हाँ अरे बर्तन धुले हुए नहीं थे, तुम मजे ले लेके खाना खा रहे थे, मैंने जाके पीछे जाके देखा बर्तन कैसे धो रहे थे। 2 बर्तन धोते थे और 4 को ऐसे ही निकाल के रख देते। अब वो बाकी सबको इतना उसने सुना सुना के बाकी की पेट खराब करवा दिया कि यार क्या खा लिया क्या पी लिया। अ, ये कहाँ से आई? नेगेटिव स्पॉटलाइट। दूसरी चीटी कौन सी है? दूसरी चीटी है ये ऑलवेज और नेवर थिंकिंग वाली। इसमें क्या होता है, उस आदमी को ये लगता है कि मैं ना हमेशा ही गलत करता हूं, कोई भी सोच के साथ हमेशा जोड़ देता है, या कोई भी सोच के साथ कभी नहीं जोड़ देता। कभी नहीं मतलब मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, हाँ मैं हमेशा ही कुटाता रहूंगा, मैं हमेशा ही दुनिया का शिकार बनता रहूंगा, मेरे को हमेशा ही लोग लूटते रहेंगे,
ये हमेशा की सोच भी निगेटिविटी के साथ जुड़ जाती है, या कभी नहीं की सोच भी कि मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा, मेरे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आ सकते, मेरी कभी अच्छी नौकरी नहीं लग सकती, मेरे को कभी 1 करोड़ रुपए नहीं मिल सकते, दुनिया भर को मिलेंगे, मेरे अड़ोसी वाले करोड़पति हो जाएंगे, पड़ोसी करोड़पति हो जाएंगे, मेरे यहाँ दूध वाला आता था वो अरबपति हो जाएगा, मैं वैसे ही दूध लेता रहूंगा उससे, और आखिर महीने के आखिर में चिक चिक करता रहूंगा कि पैसे नहीं मेरे पास। ये कभी नहीं वाली सोच। तीसरे नंबर की चींटी जो घुस जाती है वो है कि मुझे ऐसा लग रहा है तो ये सच होगा। मतलब वो अपनी भावनाओं को सच मान लेता है, उसके वहम को भी वो सच मानता है, और वहम को सच मान के बस बार बार वो करता रहता है, देखो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ लफड़ा है, मुझे लग रहा है कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से। अब वो जबरदस्ती के सिग्नल ला ला के उसने अपने आप को ऐसा सिग्नलिंग कर लिया है, मतलब जैसे पहले के जमाने में वो एंटीना होते थे ना, कभी कभी उसके ऊपर हम बचपन में एंटीना ट्यून करने जाते थे तो पाकिस्तान का टीवी भी लग जाता था। कितने लोगों ने ऐसा देखा है, ट्यून करने रेडियो को गए, अपने यहाँ की रेडियो फ्रीक्वेंसी के अलावा वो एयर पाकिस्तान भी पकड़ लेता था। क्यों पकड़ लेता था क्या पता, हमको चाहिए ही नहीं होता था, लेकिन अब वो क्या, वो तो एंटीना है, कहीं की भी फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है, कभी कभी साउथ इंडिया का कुछ चालू हो जाता था। तो ये ऐसे व्यक्ति का क्या है, ये वाला सिग्नल, ये वाली चीटी उसकी चल रही, मुझे ऐसा लगा तो हो सकता है। और उसने ऐसा क्यों कर लिया, एक आध दो बार कोई उसके क्लूज सही हो गए होंगे, तो बस हर बुरी बात के लिए उसको पहले ही जैसे एहसास हो जाता हो, उसके पास रिसेप्टर हो, ऐसा वो करने लगता है। चौथे नंबर की चीटी है लेबलिंग। मतलब खुद को एक, उसने अपने आप को एक लेबल दे दिया। पहले बचपन में ये लेबल हमें अपनी सोसाइटी से मिल जाते हैं, माता पिता से मिल जाते हैं कि तू कितना बुद्धू है, तू कितना गधा है, देख तेरे भाई को देख, हाँ, या तेरे में जरा भी अक्कल नहीं है, या तू कैसा दिखता है, या ऐसे दोस्त बोल देते हैं या कोई अड़ोसी पड़ोसी बोल देता, तो बस उसके दिमाग में वो लेबल लग गया, मैं नाकारा, मैं निकम्मा, मैं बदसूरत, मैं नाटा, मैं छोटा, मैं खोटा। बस ये लेबलिंग उसने लगा ली, और वो लेबल इतने मजबूत हैं कि दुनिया कभी उसकी तारीफ करे तो उसको भरोसा नहीं होता है। मेरी, मैं, वो दो बार पूछता है मेरे बारे में कह रहे हो, कि यूं आगे लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, फिर उसको लगे यार ये क्या, ये तो झूठी बोल रहा होगा, मेरे बारे में कैसे अच्छी बात हो सकती है कोई भी। लेबलिंग हो गई। एक माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग का मतलब ये कि हम जबरदस्ती अनुमान लगा लेते हैं कि सामने वाला ना मेरे बारे में क्या विचार रखता होगा बेचारा। अब जैसे आप किसी से मिलने गए, 2 मिनट के लिए वो अपनी किसी और चीज में बिजी हो गया, तो आपको लगे यार इसका मेरा इस पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा लगता है, ये मेरे बारे में सोच रहा होगा कि मैं कब निकलूं यहाँ से, हाँ या ये तो दिख रहा है शक्ल से कि इज नॉट इंटरेस्टेड, जबकि बेचारा वाकई में किसी पर्सनल काम में इन्वॉल्व है, इसलिए शायद अभी आपसे बात नहीं कर रहा है। वो निपटा के जब वो बात करेगा तो एकदम खुश मिजाजी से बात करेगा, आपको लगेगा यार मैं क्या सोच रहा था। लेकिन ये माइंड रीडिंग हम जबरदस्ती करने लग जाते। छठी चीटी जो है वो है मुझ में ही कुछ कमी है वाली चीटी। ये मान लेना कि मैं हमेशा गलत होता हूं, मुझ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये काम तो मैं ठीक से कर ही नहीं सकता, ये मेरे अंदर कुछ कमी है। ये चीटी भी हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती है। आप अगर एक बार ये लिस्ट बनाओ कि मुझे इस दुनिया में कितने लोगों ने मुंह पे ये कहा कि यार तेरे अंदर कमी है, तो आपको लगेगा यार मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा है कि किसी ने मेरे को ये कहा हो। मेरे को तो कभी ये याद नहीं आ रहा है कि किसी ने कहा हो कि तू बदसूरत है। कभी, ये लिस्ट बना लो। आपको रेयरली ऐसे ओकेजन मिलेंगे कि दुनिया वाले आपको कुछ कह रहे हैं, किसको पढ़िए, सब अपना अपना चेहरा देख के परेशान है, आपके चेहरे पे कौन कमेंट करने जाएगा। पर हम मान के बैठे हुए हैं, हम मान के बैठे कि लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे। बस ये बात ने हमें ज्यादा परेशान करके रखा होता, दूसरों ने नहीं कोई परेशान किया होता, हमने अपने आप को हमारे अंदर ये कमी है करके मान के बैठ गए। अगली चीज है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग का मतलब है कि वो ना अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरे को ब्लेम करता है। मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया की गलती है। मैं पढ़ाई नहीं कर सका, क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया की गलती है। मैं किसी अच्छी नौकरी पे क्यों नहीं लग सका? क्योंकि इसमें मोदी जी की गलती है। मैं ये नहीं कर सका क्योंकि इसमें राहुल गांधी की गलती। उसको दुनिया भर की गलतियां नजर आती है, केवल अपनी छोड़ के। ये चींटी जो है उसके चार छह मुंह हैं, बस वो दूसरों को काटती रहती, अपनी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। आठवें नंबर की चींटी जो वो कहते हैं वो है शुड नाम की चींटी।
वो अपने ऊपर जबरदस्ती के इतने नियम थोपता है कि वो नियम ही उसको निराशा देने लग जाता है। मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, अभी आज जो है उसकी वो बात ही नहीं करता। आज के दिन को मैं कैसे परफेक्टली बिताऊं इसकी चिंता नहीं। मेरे को भविष्य में ये होना है, मुझे भविष्य की ये करनी है, इसकी प्लानिंग और इसकी चिंताएं उसके अंदर निगेटिविटी क्रिएट कर जाती। कई बार अपने आप को ह्यूमन से कुछ बड़ा ही सोच लेना कि मैं कैसे ये परफेक्टली ही करना है, मुझे हर काम मेरे से ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये भी चीजें आपके अंदर एक स्ट्रेस, एक निगेटिविटी क्रिएट करती। यू शुड बी लाइट, यू शुड बी लाइट। दुनिया में सारे काम आप अच्छी तरह 100% परफेक्शन से नहीं निपटा सकते, और इसके लिए चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थॉट रख के उलझने की भी जरूरत नहीं है। ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, ट्राई टू मेक योर प्रेजेंट सक्सेसफुल, ट्राई टू मेक योर प्रेजेंट परफेक्ट। बस प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में रहने दो, उसको फ्यूचर मत बनाओ और उसको पास्ट मत बनाओ, ये चीटियां हैं, ये समझ जाओ। और आखिरी, वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो नाम की चीटी पता है क्या है? ये चीटी ऐसी है कि वो जबरदस्ती में आपको छोटी सी चीज का बहुत बड़ा सा सिनारियो दिखाती है, और ये बहुत लोगों के अंदर घुसी रहती। जैसे उसको दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक नहीं हो जाए, हार्ट अटैक नहीं हो जाए। अब ये है गैस, लेकिन लग रहा हार्ट अटैक। हाँ, डॉक्टर के यहाँ गया हुआ है अपनी रिपोर्ट लेके। अभी कहीं डॉक्टर ये नहीं कहते कि रमेश जी तीर्थ तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, ज्यादा दिन बाकी नहीं, जबकि कुछ नहीं है। वो कहने वाला है अभी कि मल्टीविटामिन खाओ, सब ठीक है। लेकिन वो वर्ष के सिनारियो सोच रहा। आंखों का इलाज करवाने गया, वो उसने मशीन पे रखते हुए बोला पता नहीं यार 10 12वां नंबर नहीं निकल जाए, आखिरी में कह दे कि आप तो दूरबीन लगा के घूमना पड़ेगा। अरे कहाँ से दूरबीन लग जाएगी भाई, अभी तक ऐसा कहीं दिख रहा है? लेकिन दिमाग इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, लग रहा है यार इसकी नौकरी हो जाएगी। मैं उस ये मेरे को नहीं कह दे कि भैया तू तो कुछ आता ही नहीं, तेरे को तू निकल यहां से। वर्स्ट केस सिनारियो। हमेशा अपने लिए ढूंढना, सोचना, ये भी एक चीटी है जो कि अनअटेंडेड माइंड्स में घुस जाती। तो ये जो 9 टाइप्स है, ये याद रखना। 9 टाइप के नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं, और ये आ रहे हैं तो इसका मतलब अब आप समझो, इस पे मुस्कुराओ, इस पे मुस्कुराओ। क्योंकि ये चींटियां थी, ये अभी तक हमें पता नहीं था। और ये एक इस दुनिया का कोई सबसे बड़ा मोस्ट फेमस न्यूरोलॉजिस्ट ये कह रहा है कि ये अनअटेंडेड ब्रेन की अपनी, क्या बोलते हैं, विशेषता है। निगेटिव है लेकिन विशेषता है कि अनअटेंडेड ब्रेन एक ऐसी घर की तरह है जहां पर चींटियां आ जाएगी। तो हमें कौन सा बचपन से इस बात की ट्रेनिंग मिली है कि हमारे ब्रेन को कैसे हमेशा अटेंटिव रखना है, कैसे हमें फ्रेश रहना है, कैसे इन चीटियों का, बाहर की चीटियों का ध्यान रखने की ट्रेनिंग तो बचपन से मम्मी ने दी है कि चीज़ों को ढक के रखो, प्लेटफॉर्म की सफाई करते रहो, किचन के अंदर झाड़ू करते रहो, ये सब ट्रेनिंग है बचपन से ही हम देख रहे हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रेन में ये 9 तरह की जो चीटियां घुस जाती हैं, इनका इलाज करने की ट्रेनिंग कहाँ मिली है? कौन से स्कूल ने दी है? कौन से कॉलेज ने दी है? कौन सी यूनिवर्सिटी में मिली है? नहीं मिली है। कौन से क्लास, कौन सी फैमिली ने बैठ के इन 9 चीटियों पे कभी चर्चा की? सबके दिमाग में घूम रही, पर किसी को नहीं पता कि उसके दिमाग में भी वही चीटी है जो मेरे दिमाग में घूम रही। पर पूरे यूनिवर्स में, पूरे ह्यूमन यूनिवर्स में ये 9 चीटियां हैं जो घूमती है और हमें निगेटिविटी ला कर देती है। और हमें क्या करना है? इनसे दूर रहना है। तो इनसे दूर रहने के लिए ही ये जो पूरी किताब जो उन्होंने लिखी, ये वही है, चेंज योर ब्रेन एंड चेंज योर लाइफ। अपने ब्रेन को बदलो, अपनी लाइफ अपने आप बदलने लगेगी। अपने एंजाइटी, अपने डिप्रेशंस, ऑब्सेसिवनेस, इन सब से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। तो हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, वो कौन सी प्रैक्टिस हैं? वो वही प्रैक्टिस है। क्योंकि चींटियां हैं, वो हाथी नहीं है, ये याद रखना। क्योंकि अगर तुमने उनको अब बहुत ताकतवर समझ लिया तो तुम उनसे कभी लड़ नहीं सकोगे। इसलिए उन्होंने उस फ्रेमवर्क का नाम एलिफेंट फ्रेमवर्क नहीं रखा है, एंट फ्रेमवर्क है। चींटियां हैं, और चींटियों का एक फूक से इलाज हो जाता है ना? हाथी का नहीं फूक मार के इलाज होता। तो हाथी कौन है इस दुनिया में? ईश्वर ने कितनी कर कृपा की है कि निगेटिव थॉट को चींटियों के जैसा बनाया है, और पॉजिटिव थॉट्स को हाथियों के जैसा बनाया है। तो
पॉजिटिव थॉट जो है वो निगेटिव थॉट के मुकाबले में बहुत शक्तिशाली होता है। इसका एक उदाहरण क्या है? मान लो निगेटिव थॉट है अंधेरा, बरसों से काला घना अंधेरा जिस कमरे में हो, वो सब समझ लो वहां पे निगेटिव थॉट का राज्य है। उस अंधेरे में 1,000 साल के बाद भी उस अंधेरे कमरे में कोई गया और वहां पर उसने दिया जलाया, तो क्या होगा? 1,000 साल का अंधेरा भी उस 1 सेकंड के दिए से दूर हो जाएगा। 1 सेकंड में पता चला कि अरे क्या हो गया, अचानक पूरे कमरे में उजाला आ गया। कैसे आ गया? उस 1 सेकंड के दिए ने कर दिया। तो पॉजिटिव थॉट निगेटिव थॉट के मुकाबले में हजारों करोड़ों गुना शक्तिशाली होते हैं, बिकॉज पॉजिटिव थॉट्स सीधे ईश्वर की तरफ से आते हैं, और जो शक्ति ईश्वर में है वही शक्ति पॉजिटिव थॉट में है। निगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं? माया से आते हैं, है ना? तो वो हमेशा पीछे ही रहेगी, उसका नियम है। लेकिन वो दिखती ज्यादा है क्योंकि वो अनअटेंडेड है। जहां आप एक पॉजिटिव थॉट से उसको अटेंड कर लेते हो, फिर पॉजिटिव थॉट एक दिए की तरह काम करता है, जो कि आपकी लाइफ की निगेटिविटी को खत्म करता चला जाता है। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। बहुत सारे निगेटिव थॉट वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे एक एक पॉजिटिव थॉट के ऊपर अपना काम करता चला जाएगा, उसकी लाइफ एनरिच होती चली जाएगी, उसकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। तो आज इसी पे बात को ख़त्म करते हैं। आज के सेशन में हमने जो सीखा वो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, हाँ, डॉक्टर डैनियल एमिन का, कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में नेगेटिविटी ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो एंड की तरह ऑटोमेटेड आती है, अनअटेंडेड ब्रेन्स में आ जाती है, उन ब्रेन्स में आती है जहाँ हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है, जहाँ हमने उस ब्रेन को डेवलप करने के लिए कोई ऐसा सर्कल, कोई कम्युनिटी, कोई थॉट ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर ये आ जाती है। और वो है आखिरकार चींटियाँ। तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सब की सब एक फूक से उड़ सकती है, सब की सब एक स्प्रे से भाग सकती है, सब की सब एक झाड़ू से निकल सकती है। उसके मुकाबले में पॉजिटिव थॉट्स अपने आप में क्या है? एक एलिफेंट है, 1,000 गुना ताकतवर। बस उनको पैदा करना और उनको लगातार अपने दिन भर के रूटीन में, लाइफ में बनाए रखना, ये एक आर्ट है जो सीखनी है। और यही आर्ट सिखाने के लिए पहले के ज़माने में ऋषि मेडिटेशंस करवाते थे, गुरुकुल होते थे, जहाँ 20 साल बच्चों को यही पॉजिटिव थॉट की ट्रेनिंग होती थी। गुरुकुल में क्या होता था? दिन भर आचार्य के साथ में, शिक्षकों के साथ में बच्चा है, पूरे टाइम 20 ईयर्स उसकी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स, शक्तिशाली थॉट्स उसके लाइफ में भरे चले जा रहे हैं वो लोग। तो 5 5 साल की उम्र में गया, 20 साल की उम्र में बाहर निकलता था। 20 साल में तो पक्का घड़ा बन के बाहर निकलता था, पॉजिटिविटी का कवच उसके अंदर ही होता था। फिर ऐसा आदमी जब बाहर निकलता था समाज में, तो समाज को तो पॉजिटिव कर ही देगा, समाज को तो पूरी की पूरी ताकत से भर देगा। क्यों? क्योंकि वो 20 साल जो कुछ सीख के आया, उसका प्रैक्टिकल करने का वक्त अब उसके सामने आ गया है। तो वो पूरी पॉजिटिविटी कर देता था, पूरे समाज के अंदर से जहाँ नेगेटिविटी आती थी उसको दूर करता था। हर साल नए नए ग्रेजुएट्स बाहर निकलते थे, और इसी तरह देश को बढ़ाते बनाते चले जाते थे। अब क्या हुआ है? अब स्कूल में से ही ऐसे मरे मराए बच्चे बाहर निकल रहे हैं, थके थकाए बच्चे बाहर निकल रहे हैं। तो वो तो बेचारे स्कूल से ही निगेटिविटी लेके आ रहे हैं, वहाँ स्कूल में 4 डंडे खा के आ रहे हैं, तो क्या घर में पॉजिटिविटी? और मम्मी पापा और 2 डंडे लेके पीछे, तो टोटल हो गए 6। अब 4 और 6 डंडे लेके वो बाहर निकले हुए हैं, और वो फिर समाज के अंदर भी वैसे मामला करे हुए। एनीवेज, पर इसी सिस्टम को बदलना है। इस सिस्टम को बदलने का तरीका है ये कम्यून बनाना, इस तरीके छोटे छोटे सर्कल बनाना। यहाँ पे आप जो सीख रहे हो वो लोगों से चर्चा करो। एक तरह से एक मेथड मिल जाए ना सोसाइटी को, तो बस फिर पॉजिटिविटी का कल्चर भी अपने आप बनने लगेगा और बढ़ने लगेगा। तो थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चन आंसर और आज का रिफ्लेक्शन कैसा लगा? आज का सेशन क्या क्या सीखा? किसको कितनी चींटियां काटी हैं आज के? पहले तक जरूर जरूर बताओ सब लोग। हाँ, गौरव जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। 6 7 चींटियां लगी मेरे को जो है, जो आपके साथ रह रह के थोड़ी सी तो कम हो गई है। मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ रह रह के थोड़ी सी तो कम हो गई है, नहीं तो पहले तो 9 की 9 ही थी। तो हाँ सर, वो मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया था गायत्री मंत्र प्ले कर सकते हैं, वो कर सकते हैं? ऐसे कहते हैं ना, उच्चारण नहीं होना चाहिए उसका, ये वो। देखिए, आप तो सुन रहे हैं ना, आप कहाँ उच्चारण कर रहे हैं? ओके।
है ना। गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, सो लॉन्ग आप उस मंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई ऐसे अब उसके उल्टी सीधी लय बना के कोई गा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो केवल उसको सुन रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, तो वो सुन सकते हैं। बिल्कुल दिमाग में ये मत लाइए। ईश्वरीय शक्ति हमारा इंटेंशन देखती है ना। ज्यादातर केसेस में, मंत्रों के केस में ये कहा गया कि उसका उच्चारण नहीं करना, ये सब तांत्रिक मंत्रों के लिए कहा गया कि वो वाम मार्गीय मंत्र बड़े गुप्त विद्याएं होती थी। अब जैसे कोई रॉकेट बनाने की साइंस जोर जोर से बोले तो समाज में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई मिठाई बनाने की बोल दे जोर जोर से तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है, सामने वाला भी सीख के मिठाई बना लेगा। तो ऐसी सीक्रेट विद्याओं को उच्चारण नहीं किया जाता था, तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण जो है वो मना किए जाते हैं, लेकिन ये तो वैदिक मंत्र है, अच्छी भावना के साथ में सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। सेशन सर अमेजिंग था। मजे आ गए। मेरा तो फेवरेट टॉपिक ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु। दिव्यांशु, आर यू देयर? आवाज नहीं पहुंच रही, आई थिंक। दीपाली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मेरा बहुत सारा क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूं। तो कोई भी मेरे पूछो। बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ ना? हाँ हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन सर मेरा ये था कि आप जैसे पहले भी बताए थे कि अगर आपको कोई इंसान मतलब निगेटिव बातें दिन रात अगल बगल हो रही हैं, तो एक लिस्ट बनाओ और उनसे थोड़ी दूरी करो। पर जो कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं और नहीं कर सकते, उनको समझाया भी जाए कि नहीं करनी है, और सुनते सुनते बहुत असर होता है उस चीजों का। अगर हम किसी से नफरत नहीं करना चाहते पर उसके बारे में बहुत ज्यादा बुराई सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैदा हो ही जाती है नफरत, नहीं करना चाहते फिर हम्म भी हो जाती है। तो मेरे अंदर बहुत लोगों को मैं नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं, पर बहुत आ जाती है थोड़ी किसी के बारे में बुराइयां। मैं समझाती भी क्यों नहीं करनी चाहिए, मेरे को फर्क पड़ता है उस इंसान वो कितना भी अच्छा हो, पर मेरे नजर में वो गलत दिखने लगता है। हम्म। तो नहीं समझ रहे तो सर क्या करूं? हाँ देखिए, अगेन, फिर जितना कम हो सके उन टॉपिक्स पे बातचीत करो। पूरी दूरी नहीं बना सकते तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक मिनिमम बातचीत का सब्जेक्ट रखो वो। और बात करते करते सामने वाले की बातों को घुमा दो। बातचीत जो है वो एक धारा की तरह है ना, उसमें अगर तुमने अचानक कोई दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया तो वो बातचीत अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो बस कोशिश ये करो कि उस समय में थोड़े मैनिपुलेटिव हो जाओ। मैनिपुलेटिव होना कभी कभी अच्छा होता है कि हाँ, वो सामने वाला बोल रहा है, अपने को मालूम है अब ना उठ सकते हैं ना भाग सकते हैं यहाँ से, तो पर इसकी बात का विषय तो बदल ही सकते हैं, है ना। तो उसको ना, एक मिनट एक मिनट, मेरे को एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जिस पे पहले बात करनी थी, पहले ये निपटाएं क्या अपन। मेरे को एक एक और जरूरी बात याद आ गई, तो उसका उसका क्योंकि ब्रेन जो है ना हमारे, जैसे ये शब्द सुनते हैं एक मिनट, अरे मेरे को जरूरी बात याद आई, तो वो भी उसकी जो थॉट फ्रीक्वेंसी वो बदल जाएगी। फिर वो तुमसे दूसरी बातें करेगा, अब वो उतनी छोटी मोटी बातें वो कर कुरा के फिर उसके बाद में निकल जाओ। तो थोड़ा सा टैक्टफुली होना पड़ता है। कहीं कहीं जगहों पे भागना या चले जाना या रोक देना अपमान जैसा भी लगता है, नहीं किसी बड़े के साथ बात करो वो निगेटिव ही निगेटिव है, तो आप कैसे उठें या उनको बोलें भी अच्छा नहीं लगता कि भैया बस बंद करो। तो बात चेंज कर दो, बात बदल दो, ऐसा, है ना। नहीं मतलब सर प्रॉब्लम ये है ना कि किसी भी फैमिली मेंबर का फोन आया तो वही सेम चीज शुरुआत से लेके अंत तक एक ही चीज जो मैंने बचपन से सुना है वही वापस से रिपीट होता है। और कितना हाँ भी सामने वाले को भी मना करो कि मत करो दूसरे टॉपिक, अरे वो बोलेंगे हमारा टॉपिक ही यही है। हाँ तो हाँ। मुश्किल बहुत घर में रहना उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जब दो दूसरे लोग जब बात करते हैं और तुमको वो सुनने से भी दिक्कत है, तो उस समय में यू डू वन थिंग, एक अगर तुम्हारे पास में ईयरफोन हो तो वो लगा लो, अपना अपना कुछ सुन लो उस समय में, या जस्ट गो आउट, आउट ऑफ द रूम, एक थोड़ी सी बाहर निकल के हल्की वॉक कर ली बाहर, बाहर निकल के, तो वो भी हो सकता है। और कोई तुमसे कर रहा है तो सबसे अच्छा, एक मिनट सर का फोन आ रहा है, या एक मिनट मेरे को किसी इंपॉर्टेंट एक किसी का फोन आ रहा है, मैं अटेंड करके फिर से आपको कॉल बैक करता हूँ, करती हूँ, खत्म हो गई, है ना। थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन है पूछूं? हाँ। दूसरा ये है कि जैसे कि मैं भूल भी गई।
मैं कोई अपना काम कर रही हूँ और मेरा फोकस बार बार उस पे से हट रहा है। मैं जैसे पढ़ने की, जब मैं इस सुबह सुबह उठ के जो मैं आपको पता ही थी 5 बजे उठती थी, उसके बाद तो मैं बहुत बीमार हो गई थी क्योंकि सुबह उठ के नहाने की आदत थी नहीं, तो मेरी आदत छूट गई। मैं 7 बजे तक उठती थी, पहले पढ़ती थी, फिर उसके बाद दूसरा काम करती थी, बाकी काम को बहुत छोड़ के। पर सर एक प्रॉब्लम बहुत होती थी कि मैं एक बार अगर बैठ गई हूँ तो बहुत अच्छे से फोकस से पढ़ लूंगी और बहुत अच्छे से वो चीज याद होगी। पर अगर एक बार उठ गई तो फिर नहीं बैठ पाती उस तरीके से, और दोबारा फोकस ही नहीं हो पाता। हम्म। ध्यान बहुत हट जाता है, बिल्कुल भी याद नहीं होता। फिर चाहे मैं सुबह से शाम तक बैठूं, वो चीज चढ़ेगी नहीं दिमाग में। हम्म। तो अब इसमें दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो अगेन एक चीटी घुसी हुई है कि ये चीज मैं दोबारा नहीं कर सकती वाली, ये शुड वाली जो चीटी है वो तुम्हारे अंदर भी आ गई। अब इसको क्या करो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि यार जितनी बार मैं बैठना चाहूं, जितनी बार फोकस को मैं लगाना चाहूं, ये मेरे हाथ में है। इट्स माई गेम, आई कैन प्ले इन माई स्टाइल, इन माई वे। इसको लेकर अपने आप को अफर्मेशंस देना पड़ेगी। एक कोड घुस गया है कि मैं बस एक बार में जितना पढ़ सकती हूँ फोकस होके, वो अगर मेरा फोकस डिस्टर्ब हो गया तो मैं नहीं पढ़ सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, राइटर्स को जब मैंने किताबें लिखना शुरू की थी तो राइटर्स को एक स्टेट होती है जिसको कहा जाता है ऑथर्स ब्लॉक, राइटर्स ब्लॉक। तो राइटर्स ब्लॉक का मतलब ये है कि मान लो मैं बुक लिख रहा हूं, तो 2 4 5 पन्ने लिखने के बाद अचानक से मेरे दिमाग में थॉट आना बंद हो जाए, है ना। तो मैंने जब इस ब्लॉग के बारे में सुना, तो उसके बाद आगे आने वाले 2 4 दिन में मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन इसके पहले तक नहीं हो रहा था। और मैं भी बड़ा परेशान हो गया कि जब मैंने यार ऑथर्स ब्लॉग, अजीब चीज, मेरे को पहले तो नहीं हुई लेकिन अब मेरे को होने लग गई है। फिर मैंने इसके उलट अपने को बात करना शुरू किया कि यार मेरे लिए कोई राइटर्स ब्लॉक नहीं होता। मैं जब चाहे, जितनी बार चाहे, मैं अपनी किताब को रोक सकता हूँ, जितनी बार चाहे उसी सब्जेक्ट को उसी फ्लो के साथ दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये जब मैंने अपने आप को अफर्म करना शुरू किया, अपने आप को भरोसा दिलाना शुरू किया, तो ओवर दी पीरियड धीरे धीरे मैंने देखा कि वो राइटर्स ब्लॉक वापस चला गया मेरी लाइफ से। तो हम किसी पैटर्न को अपना पैटर्न मान लेते हैं ना, तो वो पैटर्न रिपीट होते हैं, बार 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 रिपीट होंगे, और फिर अपना मन पूरी तरह भरोसा करता है कि नहीं ये तो मैंने बहुत बार करके देखा है। इसका उलट भी करके देखा होगा तो भी मन कहेगा नहीं नहीं वही देखो, उठ गए ना, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। तो तुम क्या करो, इसका उलट अपने आप को अफर्मेशन देने की कोशिश करो कि यार मैं कितनी भी बार उठूं, कितनी भी बार आके बैठूं, मेरा फोकस 15 मिनट में वापस लग ही जाता है। मैं 15 मिनट में वापस फोकस्ड हो जाती हूँ। इस थॉट को अपने दिमाग में जितना घुमाओगे उतना ये थॉट मजबूत होकर न्यूरल पैटर्न बना लेगा। अभी वो पुराना वाला न्यूरल पैटर्न बना हुआ है और वो बार बार स्टैम्प होता जा रहा है, बार बार। जब जब भी ऐसा होता है तुम सोचते देखो ऐसा हुआ ना, मैं उठ गई, अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो ये स्टैम्प हो गया, उस स्टैम्प को मिटाना पड़ेगा। उसकी जगह नया स्टैम्प कि मैं तो कितनी भी बार, उसी दौरान अगर कोई मुझे उठा ले तो भी मैं उठ के दोबारा वापस आके पढ़ सकती हूँ उसी फोकस के साथ। इसको वापस लेकर आओ। और फोकस की कुछ अपनी टेक्निक्स हैं। देखो क्या होता है, मान लो इधर उधर चले गए, तो सुबह सुबह तो माइंड बड़ा फर्टाइल है, कोई चिंता आई नहीं, लेकिन दुनिया दुनिया के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गए, फिर उसके बाद में तुरंत वापस बैठोगे तो नहीं होगा। ये एक पानी की लहर की तरह, इसको पहले ठंडा हो जाने दो, शांत हो जाने दो। ब्रीदिंग टेक्निक कर लो, 2 4 5 डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ छोड़ो, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ छोड़ो, देन फोकस अगेन। तब तुमको लगेगा अब फोकस होना और ज्यादा आसान हो गया और ज्यादा बेटर हो गया। पॉजिटिविटी की अफर्मेशंस के साथ में बैठो कि अब मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूं, अब मेरा माइंड वापस से फोकस हो रहा है। ये अपने आप को अफर्म करो, तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट, जैसे कि नॉर्मली घर में कोई भी बातें हों अपनी, कुछ अगर आपके सोच के हिसाब से, मतलब आप सही हो, आप बताना चाहते हो कि ऐसा नहीं मम्मी ऐसा करो, या किसी को भी कुछ भी, तो एक छोटी सी बात जो बार बार रिपीट होती है, लड़की है लड़की जैसे रहे, लड़कों जैसा, तो इसका कुछ। नहीं तो देखो, लड़की जैसे रहना या लड़के जैसे रहने के क्या पैरामीटर्स हैं, ये भी क्लियर करने पड़ेंगे ना। लड़की जैसे रहने के पैरामीटर में लड़की तो गुंजन सक्सेना भी हुई है, लड़की तो रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है ना, लड़की तो मैडम क्यूरी भी हुई है। ऐसा तो क्या मेंटली दोनों के कैपेबिलिटीज में डिफरेंस है जिसकी वजह से हम ये कहें कि लड़की है या लड़का है इस तरह से रहे? पहली बात।
जहां तक दूसरे सोशल या कल्चरल इथोस की बात है या डेकोरम की बात है, वो तो सब अपना अपना आज समझते ही हैं। लड़कों को पता है कि उनकी लिमिट्स क्या है, लड़कियों को पता है कि उनकी लिमिट्स क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मेंटल कैपेबिलिटीज के टैलेंट की बात में तो दुनिया देख रही है कि लड़कियां जो है वो लड़कों को तो बहुत पीछे छोड़ रही है। और हर मेरिट में आप देखो तो गर्ल्स का नंबर सबसे ऊपर आ रहा है। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस है नहीं, रादर गर्ल्स आर मोर आई मीन प्रोडक्टिव इन वेरियस फील्ड्स कंपेयर टू बॉयज। एंड तो इसमें मेरा कोई बिलीव नहीं है। आई फील दैट दिस एरा इज गोइंग टू बी अ विमेन ड्रिवन एरा। द अपकमिंग सेंचुरी इज गोइंग टू बी अ विमेन सेंचुरी। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में गर्ल्स की ही क्वालिटीज को पूरी सोसाइटी एडमायर करेगी और पावरफुल माना जाएगा। इवन मतलब देयर एक चीज कर ऑल्सो। सकते हैं कि कोई कह रहा है कि लड़की है तो सोच ले कि हाँ लड़की है और अपनी बातों को ना बोले, नहीं, ये या इससे इससे नहीं। मैंने इसका ये कुछ। नोटिस किया सर, जो बात भैया बोल रहा है वही सेम चीज अगर मैं बोल रही हूँ तो नहीं, उसकी बात सही है पर मेरी नहीं। ये हमारे कल्चर में आ गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन धीरे धीरे सब विदा होने वाला है। बस इसको ये समझो कि अब चलो ठीक है, किसी के नोशन में ऐसा है तो मैं उस बात को वैल्यू नहीं देती, लेकिन उसको अपने अपने दिमाग में हम नहीं बिठा लो। किसी की सोच ऐसी है, आप एक दो बार बात करके बदल सकते हो, लेकिन नहीं बदल रही तो भैया तुम्हारी सोच, तुमको मुबारक है, ठीक है, यहाँ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वैल्यू क्या है और मेरी सोच क्या है, ऐसे। थैंक यू सर, मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। बहुत दिन से बहुत क्वेश्चंस थे पर भैया के साथ थी तो बोल नहीं पा रही थी, अभी अकेली थी तो सब पूछ ली। ओके बेटा, सर, चलो। अभी जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रेनिंग से स्टार्ट हो गई है हर जगह, तो शायद अभी कुछ आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात करी हैं अर्चना जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सर मैं भी ये चीजें फेस करती हूँ ना कि आज ही इवन मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अगर मुझे कहीं जाना होता है, हम सेम पे पे हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना होता तो घर से इंस्ट्रक्शंस होती कि बच्चों को नहला के जाओ, खाना बना के जाओ, रोटियां सेक के जाओ, लेकिन आपको कहीं जाना होता तो आपको हाथ में ला ला करके देते, तो ऐसा क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगेन, जैसे कि मैंने बात कही ना कि अभी तक सोसाइटी के देखने के तरीके बदले नहीं है। गर्ल्स सोसाइटी चाहती भी है कि लड़कियां लड़कों की तरह काम भी करें, लड़कियों की तरह कमाएं भी, लेकिन फिर वो काम भी करे जो कि घर में एक औरत को पुराने टाइम पे भी करने होते थे। तो उनको दोनों चीजें करना होती है, उनको वो वाला रोल भी प्ले करना है और उनको ये वाला रोल भी प्ले करना है। तो मैं तो समझता हूँ इतनी ताकत तो वाकई में किसी लड़के में नहीं होगी, किसी मर्द में नहीं होगी कि वो वाले रोल भी प्ले करता हुआ ये रोल प्ले करे। तो ये पावर स्पेशली गर्ल्स को मिली है। और कई बार मुझे लगता है कि इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया है ना। बाकी पुरुष को शक्ति नहीं कहा गया, उसको शिव कहा गया, लेकिन नारी को शक्ति कहा गया। तो बहुत जरूरी है। समीक्षा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। एम आई ऑडिबल? यस। यस। सर, आपने एक और क्लास ली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, वो मैंने पापा के साथ ऑफिस में की थी। उसमें आपने कहा था कि एक लिस्ट बनाओ उस पूरे साल के एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें उस साल में क्या अच्छा हुआ है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड्स लिखना है या कोई कोई सी नई अपॉर्चुनिटीज आपको आई हो उस साल में, वो सब लिखना है। मेरा 2025 थोड़ा बिगड़ गया था, मुझे स्टार्टिंग में लगा, क्योंकि आई वॉज एमिंग फॉर बिगर कॉलेज, बट मुझे रायपुर में ही एक कॉलेज मिला। तो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी सैड, बट धीरे धीरे मुझे अपॉर्चुनिटीज आते गई, और बेसिकली अभी लिस्ट चालू किया है मैंने। और मतलब 50 पॉइंट्स हो चुके हैं अभी तक, कॉलेज का मिला के, फ्रेंड्स फैमिली सबका मिला के, ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे ये वाला पॉइंट लगा कि लिस्ट से सही में इम्पैक्ट पड़ता है, और रोज के ग्रेटिट्यूड से भी पड़ता है। और मेरा एक क्वेश्चन था कि अब जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज में फर्स्ट ईयर है, तो मैं मेरे माइंडसेट के या मेरे टाइप के लोग कैसे ढूंढूं उसमें? मतलब अभी जो मेरे फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, वो सब वही कॉमन चीजें डिस्कस करते रहते हैं, क्या दिक्कत है। सब कॉलेज में कुछ कुछ दिक्कत तो रहती है सर, आप बाहर का कॉलेज चूज करो या रायपुर का करो। बट मुझे वहां पे लग रहा है कि मेरे टाइप के लोग मैं कैसे ढूंढूं, या मैं उन नेगेटिव लोगों से हट जाऊं, बट एट द एंड मैं अकेले तो नहीं रह सकती उस इतने बड़े इन्वायरमेंट में। तो वो कैसे करूं, ये चीज मैं बहुत दिन से फेस कर रही हूँ वहां पे।
तो इसमें क्या करने का, पहले दो चीजें ढूंढने की कोशिश करो कि उनमें से किसका सॉल्यूशन फोकस्ड माइंडसेट है ना। कभी भी हम्म। बातचीत हो तो कौन उसमें से ये बातें करता है कि हाँ चलो यार ये सब है निगेटिव, पर लेट्स सी सम पॉजिटिव्स ऑल्सो, है ना। हमको अपने शहर में अपने पेरेंट्स के साथ रहने को भी मिल रहा है, होम सिकनेस नहीं हो रही है, वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं, हम लोग जो है अपने एक सर्कल में घूम सकते हैं सिटी में कहीं पे। तो कोई भी इस तरह की बातें करे तो एक तो उसको बिहेवियर को नए नए लोगों के साथ जब रहो तो उनकी बातों के साथ साथ उनको भी एनालाइज करो, उनकी अप्रोच कैसी है, पैसों को लेके क्या अप्रोच है, हम्म। सोसाइटी को लेकर अप्रोच क्या है, टीचर्स को लेके क्या बातें करते हैं। उनमें से तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा किसके साथ लंबे समय तक चल के मेरा फायदा है, किसके साथ लंबे समय तक चल के मैं मेरे पॉजिटिविटी का कोशेंट बढ़ सकता है, और किसके साथ केवल हेलो हाय रखनी है, व्यवहारिकता वाली जो दोस्ती होती है ना वो रखनी है, जिसमें हम हम्म। कहते हैं यार ठीक है यारी दोस्ती है, सामने है तो मिल लेते हैं, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम नहीं मिल रहे हो तो हमारा कोई जा रहा है कुछ। तो बस व्यवहारिकता वाली दोस्ती सबके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको वाकई में अपना फ्रेंड बना के टाइम स्पेंड करना हो तो फिर वो बहुत चूजी होके करना है कि वहां पर हमें कहीं निगेटिविटी नहीं मिले। और मान लो कोई भी ऐसा नहीं मिलता तो किताबें हमारे सबसे हाँ। अच्छा फ्रेंड, फिर किताबें, और अपनी अपनी तरीके से हमने कंपनी डेवलप कर ली। अब जैसे धीरे धीरे ये सर्कल कभी बड़ा होगा, इसमें और भी फ्रेंड्स हाँ। बनेंगे तो वो एक पॉजिटिविटी का वहां से सर्कल निकल आएगा। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि इसी सिटी में हूँ तो मे बी आई एम स्टक और समथिंग, बट फिर धीरे धीरे यूएपी के प्रोग्राम से भी मुझे लाइक ऑफिस जाने का मौका मिला, जो कि मुझे बहुत इंजॉयबल लगता है, और आई एम गेनिंग सम स्किल्स, सो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर मी कि इफ आई एम स्टेइंग इन द सेम सिटी एंड वर्किंग हम्म। विथ माई फादर, सो इट्स अ गुड थिंग। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि मैं स्टक हूँ इधर। ठीक है, अब कॉलेज तो जाना था, तो यहाँ पे भी सर बुरा कॉलेज नहीं है, एमआईटी है, तो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ रायपुर। बट स्टार्टिंग में मुझे आ रही थी फीलिंग कि एम आई स्टक और समथिंग। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी फीलिंग जो है और भी बहुत से लोगों की हो सकती है ना। तो अब इसको ये बनाओ कि लाइफ ने हो सकता है मुझे एक मौका दिया हो उन सारे लोगों से आगे चल के बात करने का, जब मैं इस कॉलेज से फ्लाइंग कलर से पास होके और फिर जो मेरा एम है वो भी पूरा कर लूंगी। तो अल्टीमेटली तो हम किसी भी कॉलेज में जाके क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली वहां से हमारा एम का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, है ना, और हम फास्ट हम्म। हमारा एम अचीव कर सकते हैं। अब मान लो ये कि एम तुम रायपुर में भी अचीव कर सकती हो तो यू कैन बिकम एन एग्जाम्पल एंड रोल मॉडल फॉर ऑल दोज हु आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सेम डिप्रेशन और सेम सैडनेस, सेम कि सिचुएशन। यार अरे यार हमारा नहीं हुआ। तो उनके सामने एक तो कोई रोल मॉडल हो कि देखो यार कोई जरूरी नहीं कि बाहर जाके ही सबका कल्याण होता है, मैंने रायपुर से भी वो करके दिखा दिया जो बाकी के लोग दिल्ली और मुंबई से नहीं कर सकते। दुबई का भी सर था कि पापा वाज ऑफरिंग कि चल सकती है, बट अभी एंड सेम का आ गया, मतलब मेरा स्केड्यूल आ गया था उस टाइम पे, हाँ तो मुझे लगा बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। हाँ, वो तो अब दुबई जाते ही रहेंगे, ऐसा है ना। ठीक है सर, इतना ही, चलो, थैंक यू। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। राहुल जी, राहुल जी अनम्यूट करिए। अच्छा। हेलो। हाँ सर, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं अटेंड नहीं कर पाया था आज का क्लास, जो है मेरे को करना था। मंदिर चले गए थे तो नहीं हो पाया, ध्यान से एकदम ही निकल गया। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर इसकी? हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी, जी जी। और एक ये पूछना था सर, सीबीटी के बारे में लास्ट टाइम पे आप बोल रहे थे, वो उसके बारे में डिटेल वो भी मिलेगी कि आज के में डिस्कस कुछ किए थे कि हाँ आपसे आज बताए तो थे? नहीं, लेकिन कभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा हुआ उसके बाद में, हालांकि मैं उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने एमडी किया हुआ है उनके कोर्स में रहता है, उनको ट्रेन किया जाता है सीबीटी टेक्निक के बारे में। लेकिन मैंने मैंने इसका एक कोर्स किया है सीबीटी के जी। ऊपर, तो मैंने अपने जी। नोट्स बनाए हैं, तो वो जरूर उसको कभी किसी सेशन में डिस्कस करूंगा। अच्छा, तो ये सर मतलब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम रहती है उसके कारण के लिए है ये? हमारे हमारे दिमाग में जो निगेटिव बिलीफ्स घुस जाते हैं ना, उन बिलीफ्स का रिवर्स करने के लिए, उस बिलीफ के अपोजिट बिलीफ क्या बना सकते हैं और उससे हम ये अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ सकते हैं, इसके लिए एक वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेक्निक है जिसको पूरे वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है इन 21st सेंचुरी। अच्छा। मेरे को असल में सर थोड़ी दिक्कत हो रही है। बताऊं क्या सर अभी, हाँ मतलब हाँ बोलिए ना। मैं आपसे बात करना भी चाह रहा था, कई मतलब कई महीनों से ऐसा हो गया था बीच में। अजय सर से भी बात किया था मैं। क्या होता है सर, जैसे ना अभी मेरे को अचानक से
मतलब एकदम से पहले गैस एसिडिटी बन रही है ऐसा लगता था, मतलब दो कई सालों से, 5-6 सालों से। और अभी साल 1.5 साल से क्या हुआ उसके कारण ना मेरा अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाता है एकदम से, पल्पिटेशन होने लगती है। पल्पिटेशन बढ़ जाता है वो। और थोड़ा बहुत नहीं, वो 160 170 तक पहुंच जाता है वो। तो वो ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल होता है। तो मेरे को, जैसे मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया था, तो उन्होंने मेरे को ये टेबलेट तो दी थी गैस वगैरह की, और साथ में उसके लिए भी दी थी, मतलब साइकेट्रिक जो देते हैं उस टाइप की टेबलेट भी दिए थे। तो वो एक बार बोले थे सीबीटी के बारे में थोड़ा सा बताए थे वो, कि सीबीटी का करना करके, पर मैं नहीं कर पाया था। और वो प्रॉब्लम मेरी बढ़ते बढ़ते, मतलब एकदम से जो वो पैनिक अटैक टाइप का जो आता है मेरे को, वो बहुत ज्यादा आने लगा अभी 4-6 महीने से। तो मैं वो आपकी वो वाली जो क्लास है, एआई वाली क्लास भी लिया था, तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाया। और इतना ज्यादा मैं अभी परेशान था 3-4 महीने से कि इवन मैं वीडियो, मतलब आपका वो भी नहीं देख पाया, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाया। मतलब मेंटली शायद दिक्कत था, क्या था कुछ समझ ही नहीं आया 2-3 महीने से। तो कई बार डॉक्टर के पास गया, ईसीजी किया तो ईसीजी नॉर्मल आता था। फिर डॉक्टर ने कहा कि जब पल्पिटेशन बढ़े रहेगा उस समय ईसीजी करना। तो उस समय फिर मैंने ईसीजी करवाया, तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत आई बोले वो। फिर बोले कार्डियो के पास जाओ। तो कार्डियो के पास गया तो वहां फिर वो इको ठीक आया मेरा, फिर टीएमटी करने को बोले। टीएमटी मेरा पॉजिटिव आ गया। तो उसके बाद फिर बोले कि अब एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि एंजियोग्राफी करना है, मतलब वो एकदम ही टेंशन हो गया। मतलब बहुत ज्यादा ही, जितना अभी बता नहीं पाऊंगा मैं आपको। फिर वो एंजियोग्राफी के लिए बोले, फिर एंजियोग्राफी में सीटी एंजियो किया। तो उसमें बोले कि 50% का ब्लॉकेज है, कैल्शियम वाला, कोलेस्ट्रॉल का नहीं है बोले। तो हम लोगों ने फिर वो ये डिसाइड किया कि सर माधव बाग में जाके ट्रीटमेंट करेंगे करके। तो वहां जाके 1 हफ्ता करके आया तो मेरे को काफी कुछ ठीक लगा, मतलब मैं उससे थोड़ा सा बाहर आया। पर अभी भी बीच बीच में मेरे को प्रॉब्लम होती है, मतलब अचानक से गैस बन जाती है एकदम से। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, 3 चीजें में मतलब डाउट में है अभी भी, कि वो हार्ट के कारण होता है कि साइकोलॉजिकल होता है या पेट का प्रॉब्लम है। कभी कभी मेरे को लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, और कभी लगता है पेट के कारण होता है। तो वो अभी परेशानी में चल रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो उसके लिए वही सीबीटी का सोच रहा था कैसे होता है करके वो। या आप बताइए सर कैसा करना चाहिए मेरे को। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है। एक चीज हाँ। समझिए, अभी आपकी एज क्या है? 51। 51 की एज है। और जी। आपके आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यसन है क्या? अल्कोहल, ड्रग्स या स्मोक? नहीं। ठीक है। 51 की एज और आपकी जो अभी मुझे हेल्थ और ये समझ में आ रही, उसके हिसाब से इट इज़ वेरी रेयर कि इस एज में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो, है ना? कोई ऐसी जी। पुरानी हिस्ट्री परिवार में रही है क्या, किसी की हार्ट अटैक की या इसकी? हाँ, रही है सर। किसकी रही है? मतलब फादर की भी रही है, और ब्रदर बड़े भैया थे वो भी दोनों नहीं रहे, मतलब अटैक से ही। किस एज में? फादर की तो 64 की एज थी, हम्म। और ब्रदर की 45 की एज थी। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट से ज्यादा इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। हमारे हाँ। स्टमक को सेकेंड हार्ट कहा जाता है। इट्स अ सेकेंड बिल्कुल। ब्रेन, गट इज अ हाँ। सेकेंड गट। सेकेंड ब्रेन। तो ये हाँ। ब्रेन और गट का बहुत स्ट्रांग रिलेशन है। अगर जी। यहाँ स्ट्रेस है किसी बात का, तो वो यहाँ असर करेगा। और आपको ये ट्रिगरिंग, एक एक जिसको हार्ट में ब्लॉकेजेस का इशू होता है, उसको ऐसा बीच बीच में कभी कभार प्रॉब्लम नहीं होता, उसको वो हमेशा फील होती है हैवीनेस इन द हार्ट। तो आप हाँ। 2 या 3 कार्डियोलॉजिस्ट से या कभी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्ट में प्रॉब्लम के सिम्टम्स अलग होते हैं। केवल पल्पिटेशन बढ़ जाना नहीं, पल्पिटेशन 99% केसेस में स्ट्रेस से बढ़ती है या डर से बढ़ती है। एक छोटे बच्चे देर से को भी बढ़ती। अगर आप डरा दो और उसके बाद उसके हार्ट की पल्पिटेशन चेक करो तो बहुत फास्ट होगी, धर 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 धर, क्योंकि वो डरा हुआ है। इसका मतलब उसके हाँ। हार्ट में ब्लॉकेज है, ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, 50% या 60% ब्लॉकेज अभी इस बहुत रूम में ज्यादा बैठे नहीं हुए होता। जितने लोगों का आप करवाओगे ना, हाँ। सबका हाँ। निकल जाएगा। हाँ। हाँ। ये ललित बेदी जी बैठे हुए, उनका करवा दोगे तो उनका भी निकलेगा, गौरव जी कर का करवा दोगे तो उनका भी निकलेगा, मेरा करवा दोगे तो मेरा भी निकलेगा, सबका निकलेगा। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस और ये जो है ये नेचुरली फॉर्म होते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है अनटिल अनलेस द कार्डियोलॉजिस्ट सेइंग कि इट इज डेंजरस। और उसमें भी 2-3 ओपिनियन के बाद ही भरोसा करिएगा, पहला। दूसरी जी। बात कि ये आपका जो केस है ये क्लासिक केस है
ये प्रॉब्लम मेरे साथ में बहुत पहले हुई हुई है, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ। देर वॉज अ टाइम, और आज मैं गौरव अग्रवाल जी से इस पे बात भी कर रहा था, कि देर वॉज अ टाइम इन 2014-15 व्हेन माय वन बिजनेस वाज गोइंग इन वेरियस अप्स एंड डाउन्स, बहुत चल रहे थे। तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस था। तो अब उसमें क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि शाम को 3-4 बजे के बाद में ऑटोमेटिकली मुझे जो है स्टमक में गैसेस बनने लग जाती थी, ब्लोटिंग होने लग जाती थी। और वो ब्लोटिंग मेरे से को ब्लोटिंग पेट बहुत होती है। पेट फूल जाता था, वो ऊपर बर्फ्स की तरह बाहर आती थी, और ये पल्पिटेशन बढ़ जाते थे। हम्म। पल्पिटेशन और ये बढ़ गए, और मैं भी सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखा चुका था, सब कर चुका था। फिर उसने अलग अलग टेस्ट जो होते हैं गैस्ट्रो के, वो भी सब करके देख लिया। उसने कहा यार पेट तो सब ठीक ठाक है, कोई समझ में नहीं आ रहा पेट से रिलेटेड कुछ है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप सीबीटी ट्राई करो, और फिर मैंने ये कोर्स किया। तो बेसिकली इसके बीच में अगर वो उन्होंने आपको कोई ऐसी ड्रग दी है जिससे कि आपका माइंड थोड़ा काम रहे, उसको कंटिन्यू रखिए। वो इतना जल्दी असर नहीं होगा, लेकिन आपको उसका असर देखने को मिलेगा। लगभग 2-3-4 महीने 6 महीने आप उसको कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक एक सुबह के लिए दी होगी और एक शाम के लिए दी होगी, रात के लिए दी होगी। इस तरह की दो ड्रग्स जो हैं वो नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक तो किसी साइकेट्रिस्ट से जाके मिल लीजिए, उनको अपनी इस सिचुएशन के बारे में बताइए, तो वो आपको एक टाइम बीइंग मेडिकल ट्रीटमेंट दे देंगे, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम के ऊपर कंट्रोल ऑटोमेटिक बनने लगेगा। दूसरा, हम्म। सीबीटी करिए। तो सीबीटी में क्या होता है, ये रैशनल्स अपने ही जो माइंड में थॉट आते हैं कि अरे यार मेरे को अब ये तो नहीं हो जाएगा, अब इसके बाद ये तो नहीं हो जाएगा, इससे और एंजाइटी और पल्पिटेशन बढ़ने लग जाते हैं। बढ़ जाता है, हाँ। तो उस समय में ये थॉट देना है कि यार ये मुझे क्यों होता है, ये इसके होने के पीछे क्या रीजंस थे। अच्छा, ये कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है या ये लगातार चलता रहता है? लगातार चलता है तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर ये इंटरवल्स में होता है तो ये तो ओकेजनल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की हड्डी टूट गई, तो हड्डी हम्म। टूट गई तो उसको लगातार दर्द होगा या थोड़े थोड़े मौके पे दर्द होगा? आज हुआ, फिर कल हुआ, फिर परसों हुआ, ऐसा नहीं होगा ना, उसको लगातार हाँ, दर्द होगा। तो लगातार दर्द ये एक होगा। रियल फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो लगातार बनी रहती है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपके माइंड की स्टेट क्या है। दर्द है तो दर्द है, हड्डी टूटी है हम्म। तो टूटी है। लेकिन जो एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो सिचुएशनल होती है। हम्म। जब जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तब तब आपको पल्पिटेशन बढ़ती है, तब तब आपकी हम्म। एंजाइटी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। मेंटल ये है। न्यूरो के साथ कनेक्टेड है। और न्यूरो के साथ कनेक्टेड है तो इसको न्यूरो के ट्रीटमेंट्स के साथ बड़ी आसानी से पार लगाया जा सकता है। मीनवाइल एक छोटी टेक्निक मैं आपको बताता हूं, हो सकता है इससे आपको आराम हो। इस टेक्निक को बोलते हैं डबल ब्रीदिंग टेक्निक। तो डबल ब्रीदिंग टेक्निक सुबह में करें और शाम को भी करें, और जब जब ये पल्पिटेशन बढ़ जाए तब तब तो खास तौर पे करें डबल ब्रीदिंग। तो डबल ब्रीदिंग टेक्निक में क्या होगा, सांस जब खींचेंगे ना तो दो हम्म। बार खींचना है, एक बार पूरी और फिर आखिरी में थोड़ा और जोर लगाना है कि बची हुई भी खींच ले। जैसे कि मैं हम्म। बताता हूं, ऐसे 2 बार खींचना है, और फिर छोड़ते समय मुंह से उसको छोड़ना। ऐसा आप 11 बार 10 बार, अभी सेशन आप आज का मीटिंग एंड हो ना उसके बाद करके देखो। और आपके पास अगर बीपी मॉनिटरिंग की मशीन हो तो अभी आपका बीपी लेके देखना, और ये 10 बार ये टेक्निक करने के बाद आपका बीपी लेके देखो, अपने आप रेट में फर्क आपको दिखाई देगा बीपी के। तो हम्म। क्या होता है, ये इतनी काम कर देती है सीधे माइंड को। डबल ब्रीदिंग में आपका माइंड के न्यूरॉन्स जो है ना एकदम अलर्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। तो जैसे ही मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई हुई, आपका एंजाइटी लेवल धीरे 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 डाउन होने लग जाता है ना। तो हम्म। हमेशा अब ये प्रैक्टिस बना लो और इसको 1 महीना करके देखो। डबल ब्रीदिंग सुबह में 11 बार काउंट कर लो, और शाम को हम्म। 11 बार काउंट कर लो। और बीच बीच में जब जरूरत लगे कि एंजाइटी थोड़ी बढ़ रही तो कर लो। क्या करना है करके दिखाओ एक बार मेरे को। हाँ, 2 बार खींचना है, एक बार पूरी आ जाएगी, फिर छोटा सा रूम बचेगा फिर भी, तो और ले लेना उसमें, तो वो पूरी हम्म। चली गई अंदर। और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है कामली। फिर डबल ब्रीदिंग, फिर मुंह से छोड़ा, फिर डबल ब्रीदिंग, फिर मुंह से छोड़ा। ये करके देखना पहला। और दूसरा एक और बता देता हूं, अपने यहाँ पर ना वेगस नर्व होती है, ये जो कान है ना हमारा,
ये कान का ये नीचे वाला हिस्सा और ये कान का बीच वाला हिस्सा, ये जहां पर अपनी उंगली जाती है, ये वेगस नर्व का हिस्सा है। तो यहां पर सिमुलेशन, ऐसे घुमाना, उंगलियों को डाल के इसको घुमाओ, देखो ये वाले हिस्से की तरफ भी घुमाओ, यहाँ नीचे ये घुमाओ। उंगली डाल के ना। ये ब्रेन को काम करने का सबसे फास्ट तरीका है, मेडिकली इट इज प्रूवन। ये उंगलियों को अंदर डाल के, ज्यादा जोर भी नहीं लगाने का, जैसे जेंटल मसाज कर रहे हो ना उस तरीके से, कान में यहां और यहां। मतलब कान के नीचे साइड सर? हाँ हाँ, ये वाला हिस्सा जो है ना अंदर जा जाती है, अपना होल जो है, हाँ उसके हाँ उसके पहले वाला जो हिस्सा इधर ट्रे जैसा रहता है अंदर, हाँ, यहाँ हाँ पे हाँ इसी हाँ। बोल रहे हैं। यहाँ पे, और एक ऊपर हम्म। ये जो बीच में छोटा सा हिस्सा दिखता है, हाँ हाँ यहाँ यहाँ जी ये जी। वाला, है ना। तो इसमें, इन दोनों में आप ऐसे घुमाओगे, और ये कान का जो पीछे है ना, ये पीछे जहाँ चश्मा पहनते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये वाला हिस्सा, बस ये अब भी करोगे 5 मिनट में फर्क पता लगेगा, रिलैक्स, आराम इधर आने लगेगा दोनों तरफ ये करने से। तो ये चीजें इमीडिएटली एंजाइटी लेवल को कम करने के तरीके हैं। तो आपको क्या करना है, सीबीटी तो पक्का कर लो, उसको करो ही करो, है ना। एक जी प्रॉपर अच्छे एमडी साइकोलॉजिस्ट वहां पर होंगे, उनसे आप मिलके सीबीटी का एक पूरा 1 महीने 1.5 महीने का कोर्स होगा। एक बार उस टेक्निक पे मास्टरी कर ली तो पूरी फैमिली में किसी को आप नहीं होने दोगे, इतना आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरा, ये जो माइंड न्यूरो रिलैक्सिंग टेक्निक है, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लो, जी। इसको दोहरा सको जितनी बार वो दोहराओ, और ये बात को सदा के लिए दिमाग से निकाल दो कि ये मेरे हार्ट से रिलेटेड है ना। वो घर पे ऐसे केस हो गए इसलिए बार बार रिपीट भी हो रहा है दिमाग में कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हिस्ट्री मेरे साथ रिपीट हो रही है, ये वो। जब आपको आपके टेस्ट आपने करा लिए, सब कुछ क्लियर निकला है, तो फिर बहुत ज्यादा इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सीबीटी में सर, जैसे अगर करना है तो ऑनलाइन जो होते हैं वो करना, या जाके करना ज्यादा अच्छा है? जाके करना ज़्यादा अच्छा है। आपके यहाँ पर अगर कोई एमडी साइकोलॉजिस्ट है जो कि सीबीटी आपको सिखाए और वो सेशन करवाता है, तो एक बार 1 वीक का होमवर्क दे देगा। वो आपसे कहेगा कि आपके नेगेटिव बिलीफ्स लिखो, फिर उसके बाद में उसके पॉजिटिव बिलीफ लिखवाएगा। तो ऐसे इंटरवल इंटरवल करवा के वो आपको बुलाते हैं हर बार। तो फिजिकली जाके करोगे तो थोड़ा और खुल के बातें कर सकोगे। बहुत से लोगों ने सीबीटी के सेल्फ पेस्ड कोर्सेज भी बना रखे हैं, तो उसमें तो हाँ क्या है, अब बस सुनते रहो और लिखते रहो, सुनते रहो लिखते रहो, लेकिन उससे तो पूछ नहीं सकते ना सामने वाले से अपन। हाँ हाँ तो वो ज्यादा फायदा नहीं करेंगे। ये वाला अब जब किसी के साथ बैठ के करोगे तो ज्यादा फायदा करेगा, जी। है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक ठीक, चलिए, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, रुचि। यस। अंकल मैं 6 इयर्स का हूँ। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे खेलने में ध्यान जाता है, तो आप बताइए अब मैं क्या करूँ? खेलो, ना, खेलने में मन जाता है, तो खेल लो। तो इस चींटी को कैसे भगाऊं? नहीं नहीं, चींटी को नहीं भगाना, वो तो अच्छी चीज है। खेलने का मन करे तो खेल लिया करो, और फिर खेलने के बाद में जब पढ़ने का मन करे तो पढ़ भी लिया करो। एक अपना रूटीन तो बनाओ। मन नहीं करता। वैसा तो किसी का नहीं करता, सच बताऊं। लेकिन फिर भी अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे तुम एक ऐसे डिसाइड करो, जैसे खाना खाते हैं तो खाने में क्या पसंद है तुमको? बोलो दही पराठा। हाँ, दही पराठा। दही पराठा। दही पराठा पसंद है। तो खाली दही दही देंगे तो अच्छा लगेगा, या खाली पराठा पराठा देंगे तो अच्छा लगेगा, कि दोनों देते तो अच्छा लगेगा? दोनों। हाँ। तो इसी तरह खाली खेल खेल करने से भी अच्छी बात नहीं बनेगी, खाली पढ़ाई पढ़ाई करते रहने से भी बात नहीं बनेगी, दोनों करना पड़ेगा, खेल और पढ़ाई। इसको दही और पराठा समझो, ठीक है। तो जितना दही पराठा पसंद है उतना ही खेल और पढ़ाई का एक बैलेंस बना के चलोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, है ना। पढ़ाई बैठ के करना होती है। अभी तुम्हारी एज में क्या होता है, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि वो हमेशा चलते फिरते दौड़ना भागना ये पसंद करती है। ये अभी नेचर है तुम्हारा। इस नेचर में कोई बोले कि आप किताब लेके बैठ जाओ तो बड़ा बोरिंग सा है, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लगता है ना। लेकिन इसको दही पराठा समझो कि यार मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा, फिर मैं खेलूंगा भी सही, फिर खेलने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करूंगा। तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के अपना एक रूटीन बनवा लो, और फिर उस रूटीन के हिसाब से खेलो भी और पढ़ाई भी करो, ठीक है।
तो थैंक जब यू। भी, हाँ, तो जब भी आप पढ़ाई का मौका है, किसको याद करोगे? अपनी फेवरेट डिश को याद करोगे, दही पराठे को, है ना। और मम्मी से कहना कि अगर मैं सर के रूटीन के हिसाब से रोज आप जितना कहोगे उतना पढ़ाई करूंगा, तो मुझे वीक में एक बार या दो बार मैं फिर दही पराठा खाऊंगा अपने मन का। ठीक है। हाँ, चलो। ओके, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ, वाल जी। वैसे स्पेशल कुछ बोलने के लिए तो नहीं है, बस रोज सुनते रहो और अपने कुछ एनर्जी बढ़ाते रहो और नया कुछ डालते रहो। नेगेटिव कुछ निकालते रहो, पॉजिटिव भरते रहो। नेगेटिव घड़ा को खाली करना है, पॉजिटिव घड़े को भरना है, बस इतना ही। बहुत बढ़िया वाल जी, आप वैसे ही बहुत पॉजिटिव हो, इतना आप सक्सेसफुली काम कर रहे हो। माँ बाप की दुआएं आपके पोस्टर को मैं देखता हूँ जब कभी आप ऑफिस से अटेंड करते हो, आपके मम्मी पापा का उधर लगा हुआ है। अभी तो जिस अभी तो अहमदाबाद में हूँ और हाँ। यहाँ पर बुकिंग का सब सेटअप लगा हुआ है पूरा। अरे वाह। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते थैंक रहिए यू, इसी थैंक तरह पॉजिटिव काम, है ना। यस, राजू जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपने अपनी बात जो करी उसके पेट की गैस्ट्रो की, तो थोड़ी समस्या मुझे भी हो रही है, तो क्या वो साइकोलॉजिकल है? हाँ, मतलब अब देखिए, अगेन रूटीन कैसा है इस पे, जैसे मैंने इनसे पूछा ना, जैसे मेरा रूटीन भी एकदम नॉर्मल खाना घर का खाता था, सब कुछ वैसा ही था। और हाँ। उसके पहले तक ये समस्याएं नहीं थी, लेकिन उसके बाद में फिर ये बढ़ गई। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार, जब मैं खाने में कोई चेंज नहीं किया, रूटीन ठीक ठाक मेरा है, तो फिर ये समस्याएं पेट से जुड़ी हुई नहीं है। और फिर अल्टीमेटली इसको पहले डॉक्टर को दिखा के पुष्टि भी कर ली मैंने कि भाई, पहले मैं गैस्ट्रो के पास ही गया। उससे बोला भैया, पेट पहले चेक कर लो। तो उसने कहा नहीं नहीं सर, पेट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने सब देख लिया। तो फिर उसी ने सजेस्ट किया कि भाई सर, आप एक बार ना इसको साइकोलॉजिस्ट से भी आप एक बार दिखाओ, हो सकता है ये स्ट्रेस से जुड़ी हुई चीज। हम्म। तो ज्यादातर फिर ये बाद में ये सब रिलेशन समझ में आए कि यार, ये माइंड बॉडी और माइंड गट ये सब कनेक्टेड है आपस में। और ज्यादातर यहाँ की समस्याएं ही शरीर के अलग अलग एरियाज में रिफ्लेक्ट होती, कभी वो ब्लड प्रेशर बन के रिफ्लेक्ट होती, कभी पल्पिटेशन बन के, कभी गैसेस बन के। ये सब यहीं का खेल है। तो एक तो ओवर थिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, अपनी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसके सारा ड्राइवर सीट पे मुझे खुद को नहीं बैठना है, ये मैंने सीखा। मेरी लाइफ की ड्राइवर सीट पे मेरे को भगवान को बैठाना है। वो जैसा चला रहा है, मेरे को उस जर्नी में इंजॉय करना है। इतना स्ट्रेस इंसान अपने ऊपर ले लेता है, वो गैलेक्सी को चलाने वाले के सामने हम अपने आप को क्या समझते हैं ना। पर ये अपन अपने आप को ड्राइवर सीट पे बिठा के इतना वर्कलोड ले लेते हैं। तो हमेशा भगवान का ये याद रखना है कि यार, करने कराने वाला तू है। तू जिस स्कीम पे मेरे को चला रहा है, बस मैं वहां पर साबित कदम चलूं, मैं ईमानदारी से वो काम करूं, बाकी रेस्ट जो भी हो वो तेरे हाथ में। लेकिन ये सब के बाद भी इंसान इंसान है, कमजोरियां आती है, स्ट्रेस आती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो ये कहे कि मैं जी। तो इन सब से ऊपर उठ गया हूं, फिर वो या तो झूठ बोल रहा है या वो इस दुनिया का व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे में अगर जब भी ये तो होता है, तो फिर मैंने ये सब सीखा कि यार, अपने माइंड को कंट्रोल करने का, अगर माइंड में एंजाइटी आती है तो एंजाइटी निकालने का भी कोई तरीका होगा। तो ये ब्रीद हम्म। वर्क जो मैंने सीखे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिविटी वाली चीजें जो सीखी, इससे हम्म। काफी फर्क पड़ा। और साथ साथ में डेफिनेटली ड्रग्स ने भी अपना काम किया, लेकिन आई बिलीव कि एलोपैथी ड्रग्स की बजाय होम्योपैथी ड्रग्स जो होती हैं इस मामले में, वो भी बहुत अच्छा असर करती है। मैंने पर्सनली उसको भी देखा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो आपके वहां पर जो साइकेट्री में, जिसने होम्योपैथी में साइकेट्री किया हुआ है, उससे आप जाके हम्म। मिले। वो आपको कुछ ऐसी दवाइयां देंगे जिससे कि वो परमानेंट ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। सर मैं गया था एक्चुअली, जो है ना, मेरे नजदीकी जो है पतंजलि का बड़ा स्टोर है, उसके अंदर उनके डॉक्टर्स बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दिए हैं, लेकिन वो जब मैं उसे खाता हूँ, मतलब मैंने खाया कंटिन्यू उसे जो है, लेकिन जब मैं कुछ दिन से छोड़ा, फिर दोबारा से वही मुझे प्रॉब्लम, क्या नाम है कि गैस भरे। जैसे मैं आज की बात करूँ, तो कल मैंने सुबह मॉर्निंग में वो काढ़ा पिया था जो उन्होंने दिया हुआ है, तो पेट बिल्कुल साफ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया जो है। आ, दिन में 2-3 बार में चला गया, बिल्कुल क्लियर। लेकिन मैं आज सुबह सुबह की बात करूँ तो आज मैं गया ही नहीं वॉशरूम, और मैं अभी यही सोचा थोड़ी देर पहले आपका सेशन अटेंड करने में, यार ये कहीं साइकोलॉजिकल तो नहीं है कि मैं जब उनकी दवाई लेता हूँ तभी मेरा बहुत अच्छे से पेट साफ होता है और गैस नहीं बनती है।
ये मैं सोच रहा था थोड़ी देर, मतलब आपका सेशन अटेंड करने से पहले जो है, तब तक फिर ये बात चलते, मैंने कहा मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ नहीं, अब देखिए, ये अगर आप वो दवाइयाँ किस चीज की दे रहे, पेट साफ करने की दवाइयाँ दे रहे तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ। अगर उसका कोई न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन के साथ में वो दवाई दे रहे हैं तो उसको लेकर आप एक बार उनसे चर्चा करें कि ये क्या हम्म। है। ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन आज के समय में दो ही घटनाएं हैं। या तो आप खाने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें जैसे इनफ फाइबर नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, पानी कम पी हम्म। पा रहे हैं इसकी वजह से दिक्कत है। तो ये छोटे मोटे ऑडिट अपने लेवल पे कर लें कि क्या मैं लगभग 2.5-3 लीटर पानी रोज का मेरा हो रहा है, क्या मैं खाने में फाइबर यानी जो सलाद है या रेशे हैं उसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें अगर ठीक है मेरे रूटीन में, तो फिर टेक्निकली ये पेट से नहीं होना चाहिए फिर। और दूसरा तीसरा एक्सरसाइज थोड़ी है क्या, तो ये दो तीन चीज़ें ठीक है तो पेट का फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोस्टली देन इट इज़ रिलेटेड टू आवर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या स्ट्रेस। अच्छा, कई बार ये चीजें अपने को पता नहीं चलती, अपने को लगता नहीं यार मेरे को क्या स्ट्रेस है, मेरे को तो सब ठीक है। जैसे मेरे केस में मुझे ये लगता था उस समय में कि यार मेरे को क्या स्ट्रेस है, मैं तो रादर दूसरों को स्ट्रेस देता था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो भी एक स्ट्रेस ही का सिम्टम था, दूसरों को स्ट्रेस देना। आप समझ रहे हैं? ओवर जी। पावरिंग जब आप ऑफिस में करते हो तो वो भी एक सिम्टम है किस चीज का, कि आपको स्ट्रेस है। हम्म। तो वो चीजें जब मैं सीबीटी किया मैंने, तो मुझे एकदम क्लियर कट धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार ये पूरे माइंड का इस तरह का सिस्टम है। और माइंड में कोई थॉट कैसे बड़ा असर बना लेता है धीरे धीरे, और वो मजबूत होता चला जाता है। ये सब चीजें उससे निकल के आई। तो अभी खैर आप उस सीबीटी वाली स्टेज का मामला दिख नहीं रहा है। आप नॉर्मली जाके किसी से एक बार मिलके एक नॉर्मल कंसल्टेशन करके देखिए, आपको पता लगेगा। अच्छा, एक समस्या सर और भी रहती है, टॉन्सिल का मेरा है। मैं जब चाय पीता हूँ तो पहले नहीं होता था मुझे, लेकिन जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यार ये चाय पीने के बाद मेरे टॉन्सिल इफेक्ट होते हैं, तो वो डेफिनेटली होते हैं नेक्स्ट 5 मिनट में। चाय चाय पीते पीते ही। ही, चाय पीते ही सर, नेक्स्ट मतलब 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट के अंदर जो उसका वो असर आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि। तो इसलिए मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। और इधर इधर आके जैसे केक वगैरह खाओ तो केक से भी हो रहा है वो मुझे। टॉन्सिल्स की समस्या मेरी भी है, और मेरे साथ जो ट्रिगर पॉइंट्स है मैंने भी नोटिस किए हुए हैं। केक इज डेफिनेटली अ ट्रिगर पॉइंट। केक भी नहीं, मैं आपको बोलूं, केक की क्रीम, हाँ। अगर आप प्लम केक खाएंगे ना तो आपको टॉन्सिल नहीं होंगे। हम्म। जो ड्राई केक होता है ना, उससे हाँ हाँ। टॉन्सिल नहीं होंगे, बट द मोमेंट आप केक क्रीम वाला केक खाएंगे उससे होंगे। टॉन्सिल के केस में अभी ये चाय इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, मैंने सुनी रादर टॉन्सिल में लोगों को गर्म चीज पीने से ठीक होते हैं। बट आपको चाय से हो रहे हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन केक डेफिनेटली, अचार जिसको कहते हैं पुराना, वो खटाई की कोई भी चीज़, या रेफ्रिजरेटर कोई भी रेफ्रिजरेटेड कोई भी चीज़ जो है वो टॉन्सिल ट्रिगर करती है, ये मेडिकली प्रूव है। तो हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अब ये बात है कि ये अगर आपको कुछ ट्रिगर्स अपने पता है तो कोशिश करें उससे बचने की। और हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो न्यूरोलॉजिकल हो, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहती। जैसे कुछ कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी रहती, कुछ लोग हम्म। कितनी भी डस्ट में रह नहीं ले रहती, तो वो साइकोलॉजिकल नहीं है कि कुछ चीज़ें जो है वो बॉडी के जीन्स के साथ में कनेक्टेड रहती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उन ट्रिगर से बचना चाहिए। जैसे मैं अभी पूरे सक्षम में, वहाँ दुबई में हर मिठाई क्रीम वाली। अब मिठाई खाने हम्म। का मुझे इतना शौक है कि मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई भी अगर स्वीट सामने हो, लेकिन वहां मैंने टच भी नहीं की, बिकॉज हर एक पे जहाँ क्रीम दिखती थी वो मुझे ट्रिगर हो जाता हाँ था, भैया ये हाँ। खाया तो पक्का टॉन्सिल हो जाएंगे। मैं जी कहीं जी। भी जाता हूं तो मेरे पास में एजिथ्रोमाइसिन हमेशा मेरे पॉकेट में रहती। बट मैं कोशिश करता हूं कि वहां तक बात जाए ना, है ना। इसलिए हम्म। थोड़ा एक लाइफ में डिसिप्लिन बनाना, कंट्रोल बनाना जरूरी है। तो जिन चीजों से ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको आप अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसमें एक प्राणायाम होता है जिसने काफी हेल्प की है मेरी भी, और जिन जिन लोगों को मैंने बताया टॉन्सिल्स के केस में, वो प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम, है ना। तो उस प्राणायाम से सीधे सीधे गले के जो टॉन्सिलाइटिस नर्व्स हैं या ये ऑर्गन्स हैं, ये ठीक हो जाते हैं। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे। सांस को अंदर भरना गले है। से गले से खींचना है। अच्छा, गले से खींचना। अगर गला खराब होगा ना तो पहली बार में इतनी जोर से खांसी आएगी, पर वो चलने देना, वो मतलब हाँ।
ठीक हो हम्म रहा है, इसके लक्षण है कि गला खराब है। सांस हम्म। को जब खींचेंगे तो गले से आवाज आनी चाहिए, गले की मांसपेशियों पे जोर पड़ना चाहिए, हम्म, हम्म। और बाय नोजल से निकालना। ऐसा अच्छा। आप ऐसा आप करीब करीब 10-11 बार रोज करें। पहले 5 से शुरू करें, 3-5 फिर 11 तक पहुंचे, और इसको कंटिन्यू करें। मैंने इसकी वजह से अब मैं अचार बड़े नॉर्मल तरीके से खा सकता हूँ। ठंडा कोई पानी है तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती मुझे। क्रीम को हम्म, एक छोड़ के बाकी की चीजों से अब काफी कंट्रोल हो गया। तो अर्लियर तो ये था कि हर दूसरे तीसरे महीने में टॉन्सिल हो जाते थे, जी तो जी उससे काफी इंप्रूवमेंट हो गया है उज्जाई से। जी। यस, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु। सॉरी सर, वो एक्चुअली ना माइक एंड वो ऑफ था उसमें सेटिंग्स में जाके, मैं मोबाइल ठीक चार्ज है, ले रहा ठीक। था। एंड सारी चीजें बहुत अच्छी थी, सब कुछ समझ में आया। मैंने सर बहुत पहले राजयोग पढ़ी थी, आज से 4-5 महीने पहले, और राजयोग में स्वामी विवेकानंद जी में चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक उन्होंने बताया था कि जैसे नाड़ी सिद्धि के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो नाड़ी सिद्धि में भी वो कुछ ऐसा कह रहे थे, वो सांस वाली जो पद्धति थी, सांस अंदर लो और फिर प्रेशर लगाओ और कहो कि जो नीचे वाला चक्र होता है कमर के पास वाला, उससे कोई तत्व है वो ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे सर की ओर। और हम जब प्रेशर लगाते हैं, मानसिक प्रेशर लगाते हैं कि वो जा रहा है, हम वैसे 2-3 महीना करते हैं, तो नाड़ी सिद्धि होती है। नाड़ी सिद्धि से व्यक्ति व्यक्ति की इंद्रियों में एक अजब सी शक्ति आ जाती है और वो सभी प्रकार की चीजों को अनुभव कर पाता है। तो सर वही है जो आप बता रहे हैं, वो अफर्मेटिव मेडिटेशन, या फिर कुछ और है? नहीं नहीं, स्वामी विवेकानंद जो उस किताब में बात कर रहे हैं वो राजयोग की बात कर रहे हैं। राजयोग जो है वो कुंडलिनी साधना का एक 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 विशेष प्रक्रिया है। मोस्टली इट इज कनेक्टेड विथ हठ योगा, जिसमें आप प्राण को, क्योंकि आपके प्राण आपके थॉट के साथ में ड्राइव होते हैं, जिन जिन जगहों पे आप थॉट लेके जाते हो वहीं आपके प्राण फ्लो होने लग जाते हैं। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप चक्र के साथ में उस सांस को जोड़ते हो और चक्र के ऊपर आप अपना प्राण भी लगाते हो, तो चक्र की ऊर्जाएं जो है वो ऊपर उठना शुरू होती है, और उससे फिर आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां जो है वो क्लीन होना शुरू होती है। लेकिन ये सब चीजें बेटा जो है ना, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करने जैसी चीजें हैं। बिकॉज कई बार कुछ टेक्निक्स के अंदर प्रॉब्लम आने से, या हमारी जो साइकोलॉजी है उसकी उसकी वजह से कई बार इस चीजों में बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि जो हम लाभ लेना चाह रहे थे उसकी जगह पे उल्टा हानि होती है। तो ये इतनी डेप्थ वाली साधनाएं करने के लिए यू नीड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड दैट काइंड ऑफ टीचर्स। सो लीव असाइड दोज थिंग्स। अभी सबसे बेस्ट ये कर सकते हो कि जस्ट वर्क ऑन योर मेंटल जिम, है ना। जब जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसकी जगह पे उनको रिप्लेस करने की कोशिश करो पॉजिटिव थॉट्स के साथ में। और बेसिक ब्रीद वर्क, इतना ज़्यादा डीप उसको ब्रीथ को चक्र के साथ जोड़ना और उसको स्पेसिफिक नाड़ियों में विजुलाइज करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स के ऊपर फोकस करते हुए पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है, ब्रेन को कैसे काम किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, बस इस पे काम करो। और मेडिटेशन ही करना है तो सबसे प्योर मेडिटेशन है अपना ब्रीद वॉच करते रहो, विपस्सना जिसको हम कहते हैं। ब्रीद आ रही है और जा रही है उसके ऊपर फोकस करो, उससे बहुत सी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। थैंक यू सर। वो जब मैंने वो पढ़ा था तो पहले मैं देखो, बहुत नास्तिकवादी व्यक्ति था, तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी पे डाउट हो गया, कैसे कैसे कोई चीज मतलब रीढ़ की हड्डी में है और वो सांस लेने से ऊपर जाएगी। बट विद टाइम जब रियलाइजेशन हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और पता चला। उस समय मैं जानता ही नहीं था, जब मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी बस ले ली थी, मैंने देखा कोई योगी है, कुछ अच्छी बात कर रहा होगा, तो अब रिलेट होता है। मैंने बीच में सोचा था फॉलो करूंगा, पर जैसा आपने बताया सर कि विदाउट अ मेंटर ये थोड़ा हार्मफुल भी हो सकता है, सो आई विल लुक लेटर ऑन, बाद में कभी देखूंगा। बट थैंक यू सर, डाउट क्लियर हो गया मेरा। नहीं, स्वामी जी एक बहुत ही डिफरेंट सोल थे। इस दुनिया में ऐसी सोल हजारों लाखों सालों में एक बार कभी पैदा होती है। तो उनके बारे में जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग उनसे मिले हैं, वो ये कहते थे कि जब वो चलते थे तो उनके उनको पीछे से देखो तो ऐसा लगता था कि 1000 वॉट का एक बल्ब चल रहा है, इस तरह का ऑरा था उनका, है ना। जब वो ध्यान करते थे तो उनके जो शिष्य थे उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि उनकी बॉडी जमीन से टच ही नहीं होती थी, वो एलिवेटेड होते थे।
तो इस लेवल की पर्सनालिटी की कई हुई बातें, और वो भी किन के सामने वो कह रहे हैं। आज हमको किताबों के माध्यम से सब मिल जाता है, लेकिन उस समय जिन लोगों के सामने कह रहे थे वो लोग कौन थे, किस चीज को ध्यान में रख के कह रहे थे, या कहने के लिए कह रहे थे, या उनसे वो साधनाएं करवा भी रहे थे, ये सब चीजें तो उस किताब में नहीं लिखी हुई है ना। तो जब तक विवेकानंद जैसे गुरु नहीं हो तब तक ये सब चीजें गूढ़ साधनाओं का विषय है, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। अभी हमारी जो एज है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हल्की फुल्की बेसिक चीजें करके पहले थोड़ा अपने आप को फोकस करो, कंट्रोल करो, उसी से इतनी उपलब्धियां मिल जाएगी कि तुमको लगेगा यार यही सॉर्ट हो गए अपन तो, है ना। यस सर, थैंक यू ठीक सर। है, आखिरी सवाल गौरव गुप्ता जी का, और फिर सेशन को एंड करते हैं। सर मेरा सवाल नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस था जो आज मैंने फील किया ना, लाइक कि जैसे ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है वो मूवमेंट से भी काफी है। जैसे मोबिलिटी वगैरह कर रहे मेरे को बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं, मतलब कान के पीछे टिंटिनाइटिस टाइप का होता है, हो रहा था काफी। तो मैंने आज सुबह वही किया, अवॉइड किया हैवी फूड। एक तो ये, और मोबिलिटी कर रहा हूँ तो उससे तुरंत रिलीफ मिल जाता है उससे। और ये, और रीजन इसका जो आइडेंटिफाई हुआ था मेरे को, गट ही हुआ था। तो अपने सुबह रेस्टिंग स्क्वाट्स करे, वो करा, तो इससे तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिल गया था। और क्या होता है मूवमेंट से, मैंने क्या नोटिस किया है, थिंकिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। कभी कुछ हटा कर रहा हूँ तो मूव करने लग जाता हूँ, तो थिंकिंग हाँ, क्लियर हो जाती है। तो एग्जैक्टली। हाँ जी। बैठे हुए व्यक्ति की थिंकिंग रिजिड रहती है, आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लो, बॉडी और माइंड एकदम कनेक्टेड है ना, तो बहुत तेजी से कोई वॉक कर लो या जंपिंग कर लो अपनी जगह पे, तो अपने आप मेंटल कंडीशंस भी चेंज हो जाती। ठीक यस। है, विश्व शुक्ला जी। शुल हाँ, विश्व शुक्ला जी। गुड इवनिंग सर। अच्छा, बोलिए, गुड इवनिंग मैडम। सर एक्चुअली मैं अभी कॉलेज जाती हूँ, इंजीनियरिंग कर रही हूँ। सो मतलब वही पूरा दिन का शेड्यूल होता है कि सुबह 5 बजे उठ के जाओ बस में कॉलेज, देन ट्यूशन, फिर वापस आके स्टडीज। तो मतलब दिन में इतना हेक्टिक हो जाता है कि खुद के लिए मतलब जो मी टाइम होता है कि खुद के लिए टाइम निकालने का। अब मेरे को बुक्स पढ़नी है, मतलब बुक्स पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है, बट मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वो पढूं। तो मतलब इतने शेड्यूल में से वो खुद के लिए टाइम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, पहले एक लिस्ट बनाओ कि पूरे 24 घंटे में से हम एग्जैक्टली किस एक्टिविटी को कितना समय दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड टाइम बजटिंग टेक्निक। जैसे हम पैसे को लेकर अगर किसी को अपना हिसाब किताब नहीं क्लियर हो, तो उसको कहा जाता है भैया तू पूरे महीने का खर्चा लिख, हर चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी तू लिख, और फिर पूरे महीने के बाद में देख कि कौन सी चीज पे खर्चा हुआ, तब तेरे को पकड़ में आएगा कि कौन सा अननेसेसरी एक्सपेंस है, और उसको अपनी लिस्ट में से हटा। तो आपके केस में आप क्या करो, पूरे ऐसे वीक का अपना हर सेकंड का टाइम टेबल, हर ब्लॉक का, सेकंड का मतलब है ये, जैसे कि मॉर्निंग में आप ट्यूशन जा रहे हो, तो कितनी बजे, 5 बजे से 6 बजे तक मैं ट्यूशन पे थी, फिर 6 बजे से घर कब पहुंची, फिर उसके बाद क्या किया, ऐसा पूरा रूटीन आप बनाओ। छोटी से छोटी चीज भी लिखो कि सोशल मीडिया पे अगर आप हो कितनी देर हो, आप फोन पे बात करते हो तो कितनी देर कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो तो कितना कर रहे हो, दिन भर का जब ऐसा रूटीन बनाओगे और 4-6 दिन के रूटीन लिखोगे, तब कहीं ना कहीं जैसे पैसे की जो मनी बजटिंग करता है उसको समझ में आता है यार यहाँ पर मैं अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे कट कर देना चाहिए। वैसे आपके केस में आपको समझ में आएगा कि नहीं यार इसमें यहाँ पर समय बचाया जा सकता है, इस जगह में जबरदस्ती दे रही हूँ, उसमें से आप कट कर सकते हो। तो वहां से एक तो आपको समझ में आएगा कि राइट ब्लॉक कौन सा बचता है आपके लिए। और मान लो एक हाइपोथेटिकल केस कि नहीं बचता, जो कि 99% नहीं होगा, बचेगा ही आपका, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर टाइम जा रहा था मेरा, तो और नहीं बचता, तो फिर क्या करना है, फिर अपने बाकी के कामों में अपने हॉबीज को या अपने मी टाइम को मिला लेना है। जैसे कैसे मिला सकते हैं, अब बुक भी पढ़ना है, समय भी नहीं है, तो आज के ज़माने में ऑडियो बुक के ऑप्शन अवेलेबल है। तो मान लो कॉलेज जा रहे हो, अब रास्ते में क्या कर रहे हैं, तो अपना ईयरफोन लगा लिया, यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक सुनते चले गए, काम भी हो गया, नॉलेज भी मिल गया, और अपनी वो बात भी पूरी हो गई। तो इस तरीके से कुछ कुछ जगहों पे मिक्स करना पड़ेगा कि यार यहाँ से ये चुरा सकते हैं, वहां से वो चुरा के, मतलब कैसे भी करके अपने टाइमिंग में उसको फिट करने की कोशिश करो। फिर संडे आता है,
संडे के लिए क्या अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो हो सकता है रेगुलर डेज में अपने लिए मी टाइम ना निकले, लेकिन संडे के दिन फिर नॉन कॉम्प्रोमाइज मी टाइम, कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा, अब फिर संडे के दिन जो है वो मेरा अपना होगा, उस दिन मैं कोई और दूसरा काम नहीं करूंगी, दैट सॉर्ट ऑफ। तो 24 ही घंटे ईश्वर ने दिए हैं और सबको एंगेजमेंट्स दिए हैं, किसी को कॉलेज का दिया है, किसी को ऑफिस का दिया है, किसी को कुछ दिया है। उसी में से अपने को अपने लिए समय भी निकालना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बनाए रखना है। दिस इज व्हाट इज दी एग्जामिनेशन ऑफ गॉड, कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं उसमें, है ना। ओके ओके। क्लियर हुआ। एंड एंड वो ये भी पूछना है कि अभी मैं कॉलेज जाती हूँ, तो आपने बोला कि पॉजिटिव पीपल्स के साथ हमको फ्रेंडशिप करनी चाहिए ये, बट ऐसा समटाइम्स ऐसा मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं सबके सामने नहीं बोल पाती, तो मतलब सबके इट इज सामने हम ओके, सी कैसे। पॉजिटिव लोगों के साथ फ्रेंडशिप का मतलब यू शुड नॉट हैव अ वेरी बिग पॉजिटिव सर्कल, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। एक भी दोस्त होगा आपका, लेकिन वो पॉजिटिव होगा तो चलेगा। रादर आई रिकमेंड, मेरी अपनी पर्सनल, कोई मेरे से व्यू पूछे तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा दोस्त होने भी नहीं चाहिए लाइफ में, 1 या 2 दोस्त, और वो भी ऐसे जिनके लिए आप पूरी तरह उतरने के लिए तैयार हो, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो, और वो आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है, वो आपको पॉजिटिविटी दें, आप उनको पॉजिटिविटी दो। ऐसे ही दोस्त काफी होते हैं लाइफ में, 1 या 2। तो जिनके साथ भी, इंट्रोवर्ट का भी कोई दोस्त नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, कम होते हैं, सर्कल छोटा होता है, लेकिन छोटा सर्कल भी क्वालिटी सर्कल हो सकता है ना। तो उस छोटे सर्कल में क्वालिटी सर्कल ढूंढने की कोशिश करो। ओके ओके, थैंक यू सर। हम्म। राजू जी, फिर विराम करें, आज का सत्र ऑलरेडी 2 घंटे का हो गया, फिर अब अगली बार सर ले बहुत लेंगे। बहुत शॉर्ट में है सर ये। हाँ, एक्चुअली सर एक बोलिए। मेरा जो है विचारों का एक पार्ट है सर। जैसे मैं मेरी जो जो दिखने वाली लाइफ है सर, जो हाँ। जो लाइफ पब्लिक में दिखती है, उस लाइफ को लेके बड़ा मेरा मतलब चिंता का विषय रहता है। जैसे अब अगर मैं कोई फेसबुक पे पोस्ट भी करने जाऊंगा ना सर, तो वहाँ बहुत ज्यादा जो है ध्यान से लिखने का रहता है मुझे, यार मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत सही, कोई ऐसा गलत कमेंट ना करे, या जैसे कोई घर में प्रोग्राम है या कोई जो ऑफिस में प्रोग्राम है, वो जो मैं प्रोग्राम करूँ तो बढ़िया ही प्रोग्राम करूँ, नहीं तो मैं प्रोग्राम ही नहीं करूँ जो है। तो अगर कोई प्रोग्राम मैंने अरेंज कर लिया और कोई आके चले गए, किसने क्या सोचा होगा, या मतलब कि भाई यदि किसी ने उसमें टोक दिया तो फिर तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं सर। इस सोच के पीछे का क्या सर। वही एक चीटी है, शुड वाली, है ना। ऑलवेज इट शुड बी अ परफेक्ट प्रोग्राम, अदरवाइज फिर लोग क्या सोचेंगे, वो दूसरी वाली चीटी के ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो दूसरे। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं। मैं आपको ऑस्कर में भी लेके जाऊंगा ना, तो अपन बैठ के अगर लिस्ट बनाएंगे तो ऑस्कर में भी 25 गलतियां निकाल के अपन आ सकते हैं, ये भी पक्का है। अभी अब सक्षम समिट में आए थे क्या? जी जी आया था मैं, हाँ। सक्षम समिट में आखिरी में मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या क्या इंप्रूव हो सकता है, तो आप 15 पॉइंट तो पक्का निकाल देंगे, है ना। जी सर, माइक जी टाइम सर। पे नहीं चल रहा था, वो स्टैंड नहीं था, वो राष्ट्रगान के समय राष्ट्रगान ही गायब हो गया था, फिर वो तुरंत हाथ तुरंत अरेंज करना पड़ा, सेशंस डिले हो गए, हुए कि नहीं हुए, है ना। जी 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 लेकिन आखिरी में सबको ये सब होने के बाद भी क्या याद रहेगा यार? दुबई। दुबई की मेमोरीज, दुबई में मिलना, दुबई के सेशन, दुबई की मस्ती, ये याद रहेगी ना। तो जी जी अगर ये सोचो ना कि यार अगर मेरे मेंटर्स भी अगर हैं और वो भी इवेंट कर रहे हैं, उनमें भी अगर 5 गलतियां मैं ढूंढ सकता हूं, तो मेरी इवेंट में हो जाना कौन सी बड़ी बात है, लाइफ चलती रहेगी, पॉजिटिविटी और प्रोग्रेस एक इम्प्रूवमेंट है। अरे ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। जी सर। भगवान, भगवान इम्परफेक्ट है क्या? भगवान नहीं ना, भगवान तो परफेक्ट है, लेकिन दुनिया परफेक्ट है क्या? जी सर। तो जो बनाने वाला जो इतना परफेक्ट है, उससे भी जो दुनिया बनी वो भी परफेक्ट नहीं बनी, तो उसने भी सोच समझ के इम्परफेक्ट दुनिया बनाई है ना, ताकि इस दुनिया में रहने वाले भी अपने आप को इम्परफेक्शन से छोटा नहीं समझे। जब भगवान से पूरा परफेक्शन नहीं हुआ, तो हम किस खेत की मूली हैं यार? अपने को आप चलते रहना है, ये कंटिन्यूस जर्नी है, इसमें सब लगा रहेगा, लेकिन ये सब चिंताएं छोड़ के अपने को, हाँ ये बात याद रखनी है कि पिछली गलती दोबारा ना हो, है ना। मान लो कोई हम्म। इवेंट में हमको समझ में आया कि यार ये गलती, उसको लिख लो, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, कोई नई गलती का स्कोप रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी मैं सीखूंगा, लेकिन पुरानी गलती दोहराऊंगा नहीं, तो इंप्रूवमेंट भी होते रहेंगे, और धीरे 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 ओवर दी पीरियड परफेक्शन की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। जी सर, जी पर बताइए। इसकी वजह से मैं बाहर ही ना निकलूं। मुझे गाने का शौक है और लोगों को पसंद नहीं आता, इस वजह से मैं बाथरूम सिंगर भी ना बनूं। अरे बाथरूम सिंगर तो बन जाओ, इसमें किसने रोका है? है ना, ये वाली बात।
जी सर, जी सर, थैंक यू सर, करिए थैंक उसको, यू। है ना। ठीक चलिए, है। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके बात करके। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार सबको। नमस्कार।